बहुत बहुत नमस्कार आदाब। मैं हूं कुंवर रंजीत चौहान और आप देख रहे हैं उम्मीद की किरण। इसका एक खास एपिसोड जो सैटरडे संडे करते हैं, वो हम किसी न किसी शख्सियत के साथ या किसी ऐसे शख्स को आपसे रूबरू कराते हैं जिन्होंने ना सिर्फ सामाजिक माशरे की तामीर में बल्कि माशरे को कैसे आगे लेके जाया जाए, समाज को कैसे आगे लेके जाया जाए, उस पर उनका एक बड़ी भूमिका रहती है। जाहिर है कि जब बात सहाफत की होती है यानी पत्रकारिता की होती है तो उसमें जैसे उसमें कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ यानी लोकतंत्र का जो है, हमारी जमहूरियत का जो चौथा पिलर है, वो होती है डेमोक्रेसी। लेकिन अगर सहाफत सहाफ लेकिन अगर पत्रकारिता इतनी सच्ची हो कि जो है, जैसा अभी मैं बात कर ही रहा था तो मैं वो उस जुमले को भी इस प्रसंग में लेके आऊंगा। पहले मैं तारुफ करा दूं कि जो आज के मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। श्री अनंत विजय जी जो है, नमस्कार अनंत भाई। नमस्कार भाई। मारूफ पत्रकार हैं। वसीम, आप आनंद भाई को भी लाइन पे जी। मारूफ पत्रकार हैं, देख लीजिए जैसा है, और चेहरे पर एक अजीब सी चमक, जो अनोखी चमक है वो इस बात की द्योतक है, इस बात की जो है सच्चाई जो है पत्रकारिता में जब तक नहीं आती तब तक। जाहिर है कि फिल्म के लिहाज से देखा जाए, स्तंभ के लिहाज से देखा यानी कॉलम के लिहाज से, तो अनंत जो विजय साहब की जो कलम है वो बिल्कुल निर्भीकता से चलती हुई दिखाई देती है। 2019 के लिए बेस्ट फिल्म, बेस्ट क्रिटिक के लिए नेशनल जब पुरस्कारों की घोषणा हुई तो अनंत विजय साहब का नाम सरे फहरिस्त था। यानी उनको 2019 का अवार्ड दिया गया, बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड दिया गया। और मुझे अगर मैं सही हूं आनंद भाई तो बताइएगा कि 17 साल बाद किसी हिंदी फिल्म के लिए किसी को जो है बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड दिया गया हिंदी फिल्म उसमें। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2002 में मेरे ही शहर के विनोद अनुपम जी को मिला था। जी, और विनोद अनुपम जी 2000 को मिला था। जी जी, और और आनंद भाई का ताल्लुक संयोग ऐसा है कि हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखें तो अभी 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 बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड मोहल्ले से बाहर नहीं गया है। तो आनंद भाई के बारे में जितनी बात की जाए, आपने देखा होगा कि कॉलम्स के जरिए फिल्म में एक पैना नजरिया रहता है। अभी हाल ही में जो वेब सीरीज आई है उस पर उन्होंने बहुत ही तीखी नजर रही उन पर, और ना सिर्फ तीखी रही, बहुत ही सामयिक रही कि आपने देखा कि जो बहुत सारे चीजें हैं जो हम एक चश्मे से देखते हैं उसको दोनों तरफ से देखने की जरूरत है। वो कहा था कोई, इस पर सब पर तो हम बात करेंगे आनंद भाई से। तो और जो किताब इनकी अभी किताब तो 10 किताब लिख चुके हैं आनंद भाई, लेकिन अभी पिछले साल बहुत मकबूल हुई किताब मार्क्सवाद का अर्धसत्य। देखिए कितना कैची नाम है, कितना अपील करता बेच हुआ लूं, नाम थोड़ा सा मैं बेच लूं। थोड़ी सी बिल्कुल, किताब जरूरत ये ही नहीं है। किताब है। जी जी। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और लोगों के इस पर है। तो ये मार्क्सवाद का अर्धसत्य जो है आनंद भाई ने दिखाया। आनंद भाई बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद कि आपको देख करके अच्छा लग रहा है। जब बात पत्रकारिता की आती है तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जहन में, बाकी बात तो करेंगे, लेकिन ये जरूर होता है कि एक ईमानदाराना रवैया जो है बहुत जरूरी होता है। और वो पत्रकार जो है, जो खुद में क्रिटिक है, उसके लिए भी आलोचना का सबब कभी कभी बन जाता है। तो ये इसको कैसे बैलेंस करते हुए, ये एक बहुत बारीक सा खत है कि इस तरफ गए तो खाई है, इस तरफ गए तो कुआं है, और उसी लाइन पे चलना है। तो ये कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे ये जो तथ्य हैं और इनको सबको एक तरफ ले आना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस पर हम जानना चाहेंगे आप। सबसे पहले कुंवर साहब, आपको और जश्न अदब को मैं बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि बहुत आपने शुक्रिया। अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर हमें इस लायक समझा कि आपने जगह दी। तो आपका आपने दिल से, हुजूर आपका। हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गौरवान्वित हूं आपके मंच पर आके और आपसे बातचीत करके। मैं लगातार देखता रहता था, आप बड़े बड़े लोगों से बातचीत करते हैं, तो मेरी इच्छा होती थी कि काश कभी कुंवर रंजीत हमें भी बुला ले। तो आज आज अरे मेरा वो, मतलब मेरी इच्छा पूरी हुई। इसके लिए मैं अरे आपका बहुत आनंद भाई, धन्यवाद आप करता हूँ। नवाजिश उम्मीद हक की है आपका। किरण में, जश्न अदब में, और जश्न अदब से हम लोग पहले भी आपके साथ जुड़े रहे हैं, इसलिए और भी जी अच्छा लग रहा है मुझे। और खुलकर बातें करेंगे। अभी आपने कहा, जो संतुलन की बात कही ना आपने, जी दरअसल पत्रकार जो होता है वो, गड़बड़ियां हो ही होंगी, हर पेशे में हुई हैं, गिरावट हर जगह आई है, लेकिन पत्रकार जो होता है वो ट्रुथ टेलर होता है। वो सत्य कहना चाहिए उसको, और
सत्य से घबराना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप में नैतिक आभा है या नैतिकता थोड़ी भी शेष है, तो आप सत्य कहेंगे, और सत्य का रास्ता थोड़ा कठिन होता है। उस पर आपको बहुत सारे ताने-वाने सुनने पड़ेंगे, और वो सही है कि संतुलन बहुत साध के चलना पड़ता है, क्योंकि सही कहा आपने, एक तरफ और खाई और एक तरफ जो जुमला आपने अभी बोला, वो बहुत सही है। लेकिन अब यही तो हुनर है, अब हर पेशे का अपना एक हुनर है। आप शायर हैं, अब आपको मीटर और उसकी जानकारी होगी तभी तो अच्छी शायरी कर पाएंगे, हम थोड़ी ना शायरी लिख पाएंगे। तो ये संतुलन तो पत्रकार को बना के रखना पड़ता है, और यही उसकी सफलता असफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कुंवर साहब। आनंद भाई, अभी जो है मैं आपके कॉलम्स पढ़ रहा था, अभी आपने नामवर सिंह पर कुछ यथार्थ बातों को लेकर के लिखा, और उसके की मतलब यथार्थ की एक जाहिर है कि एक क्रिटिक के तौर पर ये बात बिल्कुल जाहिर है कि जिस तरह से आप कहते हैं आनंद भाई, कॉलम्स तो हमेशा आपके पढ़ते रहते हैं, कि उसमें यथार्थ और बहुत गहरी सूक्ष्म जानकारी होनी जरूरी है, बहुत माइनॉरिटी लेवल तक उसकी पड़ताल जरूरी है। ऐसे आप खोखलेपन पे आप क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो जाहिर है कि आप एक बुनियाद बना कर रहे होते हैं, तहरीर कर रहे होते हैं, कहते हैं ना कि इसको लिखित में दे दीजिए तो पक्की हो जाए। तो ये आनंद भाई, ये हौसला जो है, ये बड़ी बात है कि नामवर सिंह के उस पर जो है अगर आपने वो किया तो जाहिर है कि उसको आपके फैक्ट्स की कहाँ तक जाने की, ये कहाँ से इतना सब कुछ, इतना हौसला आता है कि भाई देखिए, एक शख्स पर, रंजीत चौहान पर तो आप कलम उठा के लिख देंगे क्योंकि रंजीत चौहान आज के हैं, लेकिन जाहिर है कि नामवर सिंह हैं या प्रोफेसर नारंग हैं या शमसुर रहमान फारूकी हैं, इस पर लिखना हुआ और साहित्य के उससे लिखना हुआ, तो जाहिर है आपको एक दूर तक एक बड़ा लंबी लाइन, एक बड़ा कैनवास खींचना पड़ता है, एक बड़ी लंबी जो है एक पूरा पेंट फिराने जैसा खेल। तो ये कितना मुश्किल और कितना आसान होता है, पहले तो ये बताएं जो है आनंद भाई, और फिर ये बताएं कि वो जो है उस पर कितनी सूक्ष्मता से आप जांच पाते हैं कि नहीं, ये बात जो हम कह रहे हैं वही है कि मुस्तनद है मीर का फरमाया हुआ, मेरा फरमाया हुआ, जैसा मीर ने कहा था, वो कितना जरूरी हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे बुजुर्ग साहित्यकारों ने, या जिनका आप नाम ले रहे हैं, नामवर सिंह से तमाम सारे लोगों से ही साहस हमने सीखा है। सही। और इन पर लिखना उतना ही आसान है जितना कुंवर रंजीत सिंह पर लिखना है। क्या अच्छी बात क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो अगर आप आतंकित हो जाएंगे कि ये नामवर सिंह है तो आपकी दम कांपने लगेगी, या अगर आप ये सोच लेंगे कि अरे ये तो फलाने साहब हैं, ये तो मैनेजर पांडे हैं, और ये जो भी हो किसी का भी नाम ले सकते हैं जो बड़ी शख्सियत हो, जैसे गोपीचंद नारंग जी का नाम लिया, उर्दू आलोचना की दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं, तो उन पे लिखने से पहले अगर ये आप सोचेंगे कि वो आप डर रहे हैं, अरे अगर आप लाभ लोभ की परवाह आपको नहीं है, अगर आपको पुरस्कार या फेलोशिप की चाहत नहीं है, अगर आपको सत्य कहने के लिए आपके अंदर नैतिक आभा है, और इन सब के ऊपर अगर आपने इन सब के बारे में बहुत सूक्ष्मता से और गहनता से अध्ययन किया हुआ है और आपके तथ्य मजबूत हैं, तभी आप नामवर सिंह या गोपीचंद नारंग जैसे लोगों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। और मैंने अभी आप जिस किताब की बात कर रहे थे वो हिंदी के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशकों में से एक राजकमल के यहाँ से छपी है वो किताब। और जब उस किताब को मैंने पढ़ा जो नामवर जी के जीवन काल में ही प्रकाशित हो गई थी, ऐसा भी नहीं है कि उनके स्वर्गवासी होने के बाद वो किताब छपी, और उसमें इतनी गलतियां कि भारतेंदु के निधन का वर्ष गलत लिखा हो, या ये एक और उदाहरण मैंने, उसमें कई उदाहरण मैंने उस तरह से दिए थे जिसमें उन्होंने तिथियों में बहुत घालमेल है। और कृष्ण कृपलानी साहित्य अकेडमी के सचिव हैं, दूसरी किताब में उनको महिला बता दिया गया, कृष्णा कृपलानी बता दिया गया है। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि नामवर सिंह को जब साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला था तो कृष्ण कृपलानी साहित्य अकेडमी के सचिव थे, या उसी आसपास वो रिटायर हुए थे, और बहुत लंबे समय तक वो वहां रहे। तो हालात ये है कि जो हिंदी के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशन गृह में से एक है, उसके यहाँ इतनी लापरवाही, और ये क्या होता है ना, ये पीढ़ियों को प्रभावित करती है, पूरी नस्ल को प्रभावित करती है। आप अगर शोध करेंगे तो आप नामवर सिंह से ज्यादा बेहतर, मतलब
सोर्स के तौर पर किसकी किताब उठाएंगे? सही। और अगर वही कहाँ से गलत हो लेंगे? गई तो वही हो गया ना कि मकान तो आपने बहुत चमकीली और मोज़ैक और टाइल्स लगा दिया, लेकिन बुनियाद ही कमजोर रह गई आपकी। तो मुझे तो अब नामवर सिंह की किताबें पढ़ते हुए डर लगता है, इतने लापरवाह संपादक ने हो रहे हैं नामवर जी के किताबों के, और मुझे बड़ी हैरानी है कि प्रकाशक भी उसको नहीं देख रहे हैं, कोई प्रकाशक के यहाँ से भी देखने को, तथ्य को जांच करने की तैयारी नहीं है। तो खैर ये उनका मसला है, वो जाने, लेकिन चूंकि ये सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक का मसला है और हिंदी साहित्य की पीढ़ियों के प्रभावित होने का मसला है, लिहाजा मैंने अपनी चिंता अपने स्तंभ में व्यक्त की। और जरा भी भय नहीं होता लिखने में किसी के बारे में, क्योंकि मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे कोई फेलोशिप नहीं चाहिए, मुझे कहीं किसी की महत्तर सदस्यता नहीं चाहिए, मुझे किसी एकेडमी की मेंबरशिप नहीं चाहिए, मुझे आईआईसी की मेंबरशिप नहीं चाहिए। मैं तो बस अपना ये पीछे जो किताबें हैं इसकी संख्या बढ़ते रहें और अपना लिखते पढ़ते रहें। आनंद भाई, कभी कभी इतना बड़ा सच लिखना, जैसे आपने एक जुमला कहा अभी, और जाहिर है कि ये बड़ी बात है कि जो ये आपने कहा ना कि भय लगने लगता है, अब इसमें प्रकाशक भी जिम्मेदार हैं, बहुत सारे लोग इस पे बहुत पैनी निगाह कर रखनी पड़ेगी, बहुत लोगों को देखना पड़ेगा और सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ेगा कि भैया ये जो खामियां हो रही। लेकिन कभी कभी ऐसा लिखना, कभी ऐसा नहीं लगता कि किसी खेमे में खड़ा रखने का डर होता है कि लोग एक स्पेसिफिक खेमे में खड़ा कर देंगे कि भैया ये राइट विंगर है, ये लेफ्ट विंगर है, फला विंगर है, ये होता है, इसकी भी कहीं संभावना बनी रहती है। तो ये एक जहन में चलता रहता है कि सच जो है कड़वा तो होता है, वो एक जगह आपको खड़ा करेगा। सर देखिए क्या होता है ना कि हम जिस व्यवसाय में है या जिस प्रोफेशन में है, वहाँ वामपंथी आपको दक्षिणपंथी कहेंगे, दक्षिणपंथी क्या पता आपको अपना मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि अब जिस दिन आपने अगर इस सरकार की आलोचना कर दी उस दिन दक्षिणपंथी भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो सही बात है। पत्रकारों का, अब मैंने मार्क्सवाद का अर्धसत्य लिखा तो सारे मार्क्सवादियों को लगा कि ये तो संघी है। मैंने मंच से विमोचन के दौरान कहा कि अगर सच बोलना संघी होना है तो मुझे संघी होना स्वीकार है। अगर उन सारी गड़बड़ियों को सामने लाना, पुरस्कार वापसी के प्रपंच को पाठकों के सामने पेश करना, पुरस्कार वापसी के पीछे बिहार चुनाव का इतना बड़ा प्लॉट जिसमें कि है ना 2015 याद करिए, बिहार चुनाव हो रहे थे और बिहार चुनाव के पहले मेरी इस किताब में मैंने लिखा है कि बिहार चुनाव के पहले केसी त्यागी जेडीयू के मुख्य महासचिव थे, उनके दिल्ली के आवास पर इन सारे लोगों की एक बैठक हुई जिसमें पवन वर्मा भी मौजूद थे, मंगलेश डबराल भी मौजूद थे, अशोक वाजपेयी भी मौजूद थे। और आज तक किसी ने मेरे इस लिखे हुए का खंडन नहीं किया। हाँ कर दें, बिल्कुल सही बात है। अगर उनके पास खंडन हो तो कर दें, मेरे पास तो उस रजिस्टर की फोटोकॉपी है। ये क्या हो, मेरे पास तो उस रजिस्टर की फोटोकॉपी है जो उनके गेट पर रखी होती है जहां सबकी गाड़ी नंबर की एंट्री हुई है। सही। तो ये पूरा प्रपंच अगर मैं दुनिया के सामने बताने के बाद कहा जाऊं कि पुरस्कार वापसी का मतलब पुरस्कार वापसी एक डिजाइन था, तो अगर उसको एक्सपोज करने के लिए मुझे संघी बनना पड़े तो मैं 4 बार संघी बनने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल सही बात है। जी भाई, एक और दिलचस्प बात 1 मिनट के लिए आपको बताता हूँ कि ये जो पुरस्कार वापसी का पूरा प्रपंच था, मैं जानबूझ के प्रपंच शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये था ही प्रपंच, बिल्कुल था, क्योंकि यह स्वतः स्फूर्त नहीं था। हाँ। इसके एवज में अशोक वाजपेयी को विश्व कविता सम्मेलन का 3 करोड़ रुपए के आयोजन का ठेका बिहार सरकार से मिलने था, वो भी हमारे कॉलम में लगातार लिखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अच्छा। तो अशोक वाजपेयी को दिल्ली में दफ्तर अलॉट होने वाला था। ये सब बिहार सरकार के फाइलों में कोई भी 10 रुपए का वो आरटीआई लगा के जानकारी ले सकता है। विश्व और अंत में क्या हुआ, बेचारे जिस नीतीश कुमार पे इन सब का भरोसा था वही बीजेपी के साथ चले गए, तो वो भंडोल हो गया एक तरीके से। भंडोल। तो इस प्रपंच का जो भंडोल हुआ, उसके बाद अशोक वाजपेयी जी ने और के सच्चिदानंदन ने कसम खाई कि ये रविंद्र भवन में कदम नहीं रखेंगे। रविंद्र भवन मतलब साहित्य अकेडमी का जो मुख्यालय है। और सच्चिदानंद ने, बड़ी सारी केरल के राइटर है, उन्होंने कसम खाई कि मैं साहित्य अकेडमी में कदम नहीं रखूंगा। ठीक है भाई, नहीं रखिए, कोई बात नहीं।
सही। पिछले साल साहित्य अकेडमी की जूरी की बैठक हुई पुरस्कार देने के लिए, जिसमें शशि थरूर को उनकी सही। किताब वो क्या अंधकार काल के लिए पुरस्कृत किया गया, पुरस्कृत किया गया है ना, जी, अंग्रेजी बिल्कुल। में। हाँ। डार्कनेस वाली किताब जो उनकी है, नाम भूल गया, एरिया ऑफ डार्कनेस क्या एरिया ऑफ डार्कनेस कुछ ऐसा नाम है। तो वीएस नायपॉल की किताब से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इनका जो नाम है। सही। तो उसमें दिया गया। और मजे की बात जश्न अदब के सभी दर्शकों के साथ आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि उस जूरी के सदस्य थे के सच्चिदानंदन, वाह। जिन्होंने रविंद्र भवन में कदम न रखने की कसम खाई। दूसरे सज्जन है हिंदी के स्वनाम धन्य कथाकार अशोक वाजपेयी जी। अशोक जी ने कहा था वो रात कदम न रखेंगे। चलो भाई हाँ। ठीक है, हम बड़ा सम्मान करते हैं अशोक जी का, और हाँ। उनकी कसम, उनकी सौगंध बड़ी इज्जत करता हूं मैं। तो बात मतलब मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन करते हैं। आजकल उनकी संगत जरा वामपंथियों से हो गई, तो जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो हुआ अच्छा। क्या, हाँ। नेमीचंद जैन जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अशोक वाजपेयी के वो ससुर थे, इस वजह से अशोक वाजपेयी भी साहित्य अकेडमी चले गए। हाँ। हाँ। वाह। तो हाँ। आपका जब अपना स्वार्थ सधे तो सारी हाँ। कस्में दूर, और जब हाँ। किसी और का स्वार्थ हो रहा हो तो आप झंडा लेके नैतिकता के झंडा बरदार के तौर पे खड़े हो जाएंगे। अगर इसको जनता के सामने लाना संगी होना है तो मैं 100 बार संगी होने के लिए तैयार। हाँ। और अभी तो वो पूरा हवाला, खैर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, वो भारत भवन से और लेकर रंजीत पूरा। भाई, इसमें तो हिंदी के एक ऐसे साहित्यकार भी हैं, अब नाम लेना अनुचित होगा, बुजुर्ग हैं, बस इतना हिंट देता हूँ, राजस्थान के हैं। उन्होंने तो साहित्य अकादमी को पत्र लिख के कहा कि मैंने जो पुरस्कार वापस कर दिया था, कृपया मुझे वापस कर दे, मैं वापस करना नहीं चाहता, उस समय प्रसिद्धि मिल गई, हो गया काम हमारा। अब ले ही ले ये नाम पत्र अगर। है, अब ये पत्र है, और ये पत्र तो आरटीआई से मुझे साहित्य अकादमी ने उनका पत्र दिया है। जी। उससे भी बड़े एक कथाकार है उदय प्रकाश, उन्होंने भी हाँ। बड़ा मजबा लूटा था, हाँ। अब नहीं, है अब ना। सब। हाँ। अब उदय जी ने कहा साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया। क्या आपको जानकारी है कि उन्होंने ये निर्णय वापस ले लिया? नहीं, मुझे भी मुझे नहीं। जानकारी नहीं। हाँ। मैं तो वाणी प्रकाशन से जब उनका कविता संग्रह छप के आया तो उसमें छपा हुआ था साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कवि। तो मुझे लगा अरे ये तो पुरस्कार खुद के पास रखे हुए हैं। 2015 में जिन्होंने वापस कर दिया वो 2020 की किताब में लिख रहे हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कृत कवि हैं। एक और कवि है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत, मंगलेश डबराल जी। हाँ। कलम कार्यक्रम में रायपुर जाते हैं, वहां उनके कसीदे पढ़े जाते हैं कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कवि हमारे बीच मंच पर मौजूद है और हम स्वागत करते हैं। सारे वक्ता कहते हैं कि साहित्य अकादमी से। एक बार क्यों आवाज नहीं निकलती उनके मुंह से कि मैंने पुरस्कार तो लौटा दिया है, मुझे क्यों कह रहे हो भाई। हाँ। तो ऐसे अनगिनत किस्से हैं। आपको ये मतलब मार्क्सवाद का अर्ध सत्य ऐसा लग सकता है कि वैचारिकी की किताब है, लेकिन दरअसल ये किस्सों की किताब है। नहीं, वो मैं देख रहा था, आपने वो विषय सूची जो भेजी थी, तो बड़ा मजा आ रहा था पढ़ करके भी, उसमें सवाल पूछे गए। आनंद भाई, साहित्य अकेडमी की बात चल रही, तो साहित्य अकेडमी की इंटरनल मठाधीशी के बारे में क्या करेंगे? नारंग साहब तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, हो गए 20 साल आज। अब तो नारंग साहब से छूट गई साहित्य अकेडमी, अब तो विश्वनाथ तिवारी जी के पास है वो। नहीं मतलब देखिए क्या है ना कि अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी भाषा पे वहाँ एकाधिकार बनाया हुआ है। हाँ। अब उर्दू में अभी भी नारंग साहब के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, बिल्कुल, है ना। नारंग साहब चाहे यहाँ रहे, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने बहुत काम किया। मैंने उनके चुनाव में, जब वो महाश्वेता देवी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, मैं उनके साथ था, मैंने उनका समर्थन किया था। और उस चुनाव को अगर याद करिए तो अशोक वाजपेयी, नामवर सिंह सब एक साथ हो गए थे। बिल्कुल सही। हाँ। लेकिन फिर भी नारंग साहब ने उनको हरा दिया था, महाश्वेता देवी को हरा दिया था नारंग साहब। देखें, हाँ बिल्कुल। तो साहित्य अकेडमी में राजनीति आप अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो कुछ कम हुई है। अब पुरस्कारों में उतनी राजनीति नहीं होती है। साहित्य अकेडमी का तो हाल ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये वामपंथी सेकुलरिज्म की, गंगा जमुनी तहजीब की बहुत बातें करते हैं कुमार साहब। आपने भी सुनी होगी इनको कि हमारा
मुसलमान एकता, गंगा जमनी तहजीब, हिंदी उर्दू मौसी मौसी, बहनापा आदि आदि सारी चीजें होती हैं, जैसे लगता है कि पूरी संस्कृति एक है। सही। ठीक है। सबसे गड़बड़ी इन्होंने की कि भारत को अलग अलग संस्कृतियों का देश बता दिया। भारत एक संस्कृति वाला देश है जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट कल्चर्स को। संस्कृति एक है, विविधताओं का उत्सव मनाते हैं हम यहाँ। बिल्कुल सही। वामपंथियों ने यहीं से गड़बड़ियां शुरू की। अब बात साहित्य अकेडमी पर लेके आता हूं मैं। ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले लोग हैं, रंजीत जी, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक हिंदी में लिखने वाले किसी मुसलमान लेखक को साहित्य अकेडमी का पुरस्कार नहीं दिया गया है। चाहे वो राही मासूम रजा का आधा गांव हो, चाहे शानी का काला जल हो, चाहे मंजूर एहतशाम का जीनी जीनी बीनी चदरिया हो, चाहे मंजूर एहतशाम का सूखा बरगद हो, मतलब चाहे असगर वजाहत का कैसी आग लगाई हो, या उनका जो नाटक है जिन लाहौर ने वेख्या वो हो। मतलब जो ये बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, दरअसल ये गंगा जमुनी तहजीब के दुश्मन है। ये अपनी मार्केटिंग के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हमारे मुसलमान भाइयों को, मुसलमान लेखकों को बरगलाते हैं। क्या जो 6 नाम मैंने आपके सामने लिए, क्या ये 6 नाम में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको साहित्य अकेडमी का पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? वाह। लेकिन 1954 से लेकर अब तक ये साहित्य अकेडमी के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले लोग, इनको दलितों की भी बहुत चिंता होती है रंजीत जी। बिल्कुल सही। हाँ, ये हमेशा कहते हैं समाज के निचले तबके पर रहने वाले हमारे भाइयों को ये हिंदुत्ववादी ताकतों ने ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम तरह के ज्ञान आप मतलब सुन सुन के मैं परेशान हो जाता हूं। लेकिन जब साहित्य अकेडमी की सूची देखेंगे तो आज तक किसी दलित लेखक को भी पुरस्कृत करने की इन्होंने जहमत नहीं उठाई। सही। तो कौन सी विचारधारा है? जिस विचारधारा में आप दलितों की बात करते हो, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो, इनको मूर्ख बनाते हो आप। बिल्कुल। इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हो आप, उनसे शक्ति लेके खुद शक्तिशाली बनते हो आप। नहीं तो क्या वजह है कि आप इनको, मुझे कोई वामपंथी जवाब दे दे इस बात का कि किसी मुस्लिम लेखक को हिंदी में लिखने के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार अब तक क्यों नहीं दिया? मुझे हैरत है जान करके कि बताइए, काला जल आपने जिक्र किया, शानी साहब को नहीं दिया भाई साहब, राही मासूम रजा को नहीं दिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह को नहीं दिया। अब हाँ, अब कौन सी कैटेगरी चाहिए आपको? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मतलब क्या चाहिए? मतलब क्या, मतलब अब मठाधीशी कह लीजिए या मतलब वैचारिक बेईमानी कह लीजिए इसको। ये तो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, छलात्कार। छल पूर्वक, बल पूर्वक किया जाने वाला जो प्रपंच होता है उसके लिए मैं छलात्कार शब्द का, तो ये सब छलात्कारी लोग हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अंदर से बहुत पीड़ा होती है जब देखता हूं कि शानी का नाम उस सूची में नहीं है। मुझे अंदर से बहुत पीड़ा होती है जब मैं देखता हूं कि इनका नाम नहीं है। और वहीं आप उदय प्रकाश को, कहानी है उनकी, उसको उपन्यास मानकर लंबी जो कहानी हंस में छपी, लंबी कहानी के नाम से प्रचारित हुई, उसको आपने उपन्यास मान लिया और उस पर साहित्य अकेडमी का पुरस्कार दे दिया। कितनी बेईमानियां करोगे? कहां तक जाओगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जूरी के मेंबर को अस्पताल से फोन पर इधर से पूछते हो, जी 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 इसको दे दिया, दे दूं ना? आप जो हिंदी के कन्वेनर होते हैं उनको इस्तीफा दिलवा देते हो, क्यों? इस बात के लिए कि अगर कन्वीनर रहोगे तो आपको पुरस्कार नहीं मिल पाएगा, तो आप साहित्य अकेडमी से इस्तीफा दे दो और अगले साल उनको पुरस्कार मिल जाता है। पुरस्कार मिल जाता है, बिल्कुल। क्या अच्छी बात कर रहे हैं। यही उर्दू में भी आनंद भाई, यही उर्दू, मैं तो गवाह हूं। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करूं कि यही नारंग साहब ने, डॉक्टर महेश शर्मा साहब जो है इसके कल्चरल मिनिस्टर थे, मैं पाकिस्तान में था जी। आपको बताऊं आनंद भाई, इन्होंने पाकिस्तान लेकर के नंबर तक में मेरा तलाश डाला है नारंग साहब ने। और जब सब सारी चीजें हो गई, जब सारी चीजें इनकी सारे मोहरे फिट हो गए, तो उसके बाद फिर तो आपको मंडली बनानी है ना कि जहां आपको सपोर्ट कर सके। फिर कहा है कि रंजीत चौहान, फिर कहा है कि अनंत विजय जाइए।
देखिए, ये है। साहित्य अकादमी में जो पुरस्कार का खेल शुरू होता है ना, वो आधार सूची बनाने से शुरू हो जाता है। हाँ। आप आधार सूची बनाने वाले ऐसे व्यक्ति को रखते हैं कि वो पहली सूची से ही आपका नाम डालना शुरू कर देता है। फिर दूसरी सूची जब वो बनती है, आधार सूची से जब सूची तैयार होती है, उसमें भी आपका नाम होता है। और जो 3 जूरी के मेंबर होते हैं, वो तीनों पहले से तय होता है कि किसको पुरस्कार देना है। मतलब साहित्य अकेडमी आज तक मुझे समझ में नहीं आया। साहित्य अकेडमी का संविधान मेरे सामने रखा है। साहित्य अकेडमी का संविधान कहीं नहीं कहता कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। हाँ, सही सही। सारे बुजुर्गों को दे रहे हैं, उनकी खराब रचनाओं पे दे रहे हैं। मतलब अफसोस इस बात का होता है कि उनके खराब रचनाओं पे, चाहे वो नासिरा शर्मा की रचना हो, चाहे मृदुला गर्ग की रचनाएं हो, चाहे मतलब जिसकी भी हो, रामधरस जी की हो, जो इनका सर्वश्रेष्ठ होता है उस पर पुरस्कार नहीं मिलता है। अरे अरे यार, ये ना 75 साल के हो गई हैं, ये 90 साल के हो रहे हैं, इनको इस बार दे दो यार। हाँ, नहीं तो नहीं। सही, मतलब ये कृपा पर पुरस्कार क्यों देते हो भाई? आप अगर कुंवर रंजीत चौहान ने 34 साल में अगर उपन्यास लिख दिया और वो आउटस्टैंडिंग है, तो प्लीज उसको पुरस्कार दो। लेकिन चूंकि इनकी विचारधारा की बुनियादी बेईमानी पर टिकी हुई है, इसलिए वो कर ही नहीं सकते वैसा। अंधा बांटे रावड़ी, अपने अपने को दे। अच्छा, आनंद भाई, इस पर बात खैर निकलती ही जाएगी। मार्क्सवाद का अर्ध सत्य जो है, जब आपने कही, तो इस पे जो आपने कई बिंदु उठाए, मैं विशेष रूप से देख रहा था, तो सभी एक के बाद। तो इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही कि ये एक तो टॉपिक जो है, ये अर्ध सत्य मार्क्सिज्म पर जो है, तो आपने जो उसमें रेखांकित किया कि भाई जो चीजें होनी चाहिए थी उन्हें ना देख करके, यानी एक शब्द जो है वो पेश किया गया है। तो जरा सा इस पर रोशनी डालिए कि इसके पीछे क्या वो था, लिखने के पीछे, ये किताब लिखने के पीछे क्या मंशा रही आपकी, और इसको मंजरे आम पर लाने के बाद इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हुई। तो ये 2 चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये जहन में आया, तो ये जहन में क्यों आया मार्क्सवाद का अर्ध सत्य, और इस पर क्या मंशा रही कि जो है इसको लिखा जाए। सर, कहा गया है कि मार्क्सवाद के रोमांटिसिज्म में जीवन में आदमी एक बार फंसता है। मैं भी फंसा। मैं प्रगतिशील लेखक संघ में से जुड़ा। हाँ। और वहां मैं उनके साथ 6 या 7 महीने रहा। सही। 6 और 7 महीने में मुझे देखकर ये लगा कि ये लोग जो कहते हैं एकदम नहीं करते हैं। सही। और मतलब शपथ लेके नहीं करते हैं। इनके सार्वजनिक जीवन में कुछ और प्रतिछाया इनकी होती है, चेहरा कुछ और होता है, और ऐसे बहुत तानाशाह होते हैं। ये फासिस्ट लोग हैं। ये आपकी नहीं सुनेंगे। ये सोमनाथ चटर्जी की नहीं सुने तो अनंत विजय की क्या हैसियत है? आपको याद होगा कि सोमनाथ चटर्जी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, प्रकाश कराते। पोलित ब्यूरो से कहा कि तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं दिया, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। बिल्कुल, ये फासिज्म है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो इनकी जो बुनियाद है ना, ये कहते हैं सबको बराबरी का हक मिले, सब बराबर हैं। और ये जो सब बराबर हैं का सिद्धांत है ना रंजीत जी, यही फासीवाद की बुनियाद है। सब बराबर हो ही नहीं सकते, ये प्रकृति के सिद्धांत के विपरीत है। 5 उंगलियां नहीं बराबर हो सकती। आप एक आदमी दूसरे आदमी के बराबर कैसे हो जाएगा? सही। फर्क रहेगा, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा बनाया। नहीं तो फिर तो सारे पेड़ पौधे एक जैसे होते, सबकी हाइट एक होती, सबके बाल एक जैसे होते। मतलब आप बनना क्या चाहते हो? आप समाज को एकांगी बना देना चाहते हो। तो जब मैंने लिखने की शुरुआत 2008 में की थी इस किताब की, और आप इसको देखेंगे तो 2008 की घटनाओं से ये किताब चलते चलते 2018 तक की घटनाओं तक पहुंचती है। 10 साल के वामपंथियों के कारगुजारियों का गजेट है। अच्छा। इसमें मैंने तो नामवर सिंह को, जो प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ इन्होंने क्या किया। जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नामवर सिंह की 90वीं जयंती मना रहा था,
तो वामपंथियों ने नामवर जी को 90 साल की उम्र में धमकी दी, मतलब धमकी फोन करके कि अगर आप गए तो आपके घर के सामने हम धरना दे देंगे। और किस बात से खफा थे कि आईजीएनसीए में सच्चिदानंद जोशी और राम बहादुर राय जैसे संघी कैसे आपका सम्मान कर सकते हैं। वाह। नामवर सिंह का सम्मान राजनाथ सिंह के हाथों या महेश शर्मा के हाथों क्यों होगा? ये तब भूल गए कि जब नामवर सिंह ने एक किताब विमोचन के दौरान इंदिरा गांधी के साथ भी मंच साझा किया था, तब इन्हें कोई परहेज नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी को इन्होंने इमरजेंसी में भी समर्थन किया था, अनुशासन पर्व करार देकर। और उसके एवज में इंदिरा गांधी ने इनको साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ऐसे जो संस्थाएं हैं उन सब को आउटसोर्स कर दिया था इनको। आज क्या वजह, आप गंभीरता से सोचिए कि कांग्रेस के पास बौद्धिक वर्ग नहीं है। वो बुद्धिजीवियों के लिए वामपंथियों की ओर देखते हैं, और जैसे आउटसोर्स कर देते ना कॉल सेंटर, बड़ी बड़ी एमएनसीज, वैसे इन्होंने भी कॉल सेंटर खोला हुआ अपना, जो अजय भवन से चलता था आजकल राजीव गांधी फाउंडेशन के ऑफिस से चलता है। सबको कमरे मिले हुए हैं, वहीं बैठ के सारा कुछ होता है, ऐसा मुझे बताया गया है। हो सकता है मैं सही ना हूं, लेकिन ऐसा ही मुझे बताया गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन वामपंथियों के बारे में जब मैंने सोचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो एक और इसमें उदाहरण है। हंस का एक कार्यक्रम होता है 31 जुलाई को जी। हंस के उस कार्यक्रम में सालाना जलसा होता है उनका, और गालिब एकेडमी में राजेंद्र जी के जीवन काल से ही दिल्ली में माता सुंदरी लेन में जो है वहां हुआ करता। गालिब इंस्टीट्यूट राजेंद्र जी ने, गालिब इंस्टीट्यूट में राजेंद्र जी ने एक बार कार्यक्रम किया, और राजेंद्र यादव ने हिमाकत ये की कि उन्होंने बरबर राव को और गोविंदाचार्य को और अरुंधति राय को एक साथ मंच पर बुलाने की जरूरत कर ली। सबकी स्वीकृति मिल गई। महान क्रांतिकारी कवि बरबर राव, जो इन दिनों जेल में हैं, उन्होंने राजेंद्र जी को आश्वस्त किया। राजेंद्र जी से उन्होंने हवाई जहाज का टिकट लिया हैदराबाद से दिल्ली आने का। राजेंद्र यादव जी ने उनके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे गाड़ी भेजी। कार्यक्रम शुरू हो गया, उनका प्लेन लैंड कर गया, और वो राजेंद्र जी से लगातार झूठ बोलते रहे कि मैं बस यहाँ पहुंच गया, मैं गोल मार्केट पहुंच गया, मैं कनॉट प्लेस में हूं, मैं शिवाजी मार्ग पर हूं। और मतलब मैंने राजेंद्र जी की पीड़ा को देखा है। राजेंद्र जी जनवादी लेखक संघ या पता नहीं कोई लेखक संघ जैसा वसम जो भी है, जैसा भी है, उसके साथ जुड़े हुए थे। वो मार्क्सवाद में उनकी आस्था थी। बावजूद इसके बरबर राव जैसे क्रांतिकारी कवि ने उनको धोखा दिया। वो कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे, और दिव्यांग होते हुए राजेंद्र जी, इतनी तकलीफ होती थी चलने में उनको मैंने स्टेज पे चहलकदमी करते हुए और मतलब बहुत परेशान देखा। उतना परेशान राजेंद्र यादव को मैंने कभी नहीं देखा। अगले दिन सुबह उन्होंने कहा कि ये सब भरोसे के काबिल नहीं है अनंत विजय, तुम ठीक कहते हो। तो इनकी ये प्रकृति है। और आए क्यों नहीं? क्योंकि गोविंदाचार्य मंच पे थे। अरे भले आदमी, राजेंद्र यादव ने जब आपको पत्र लिखा था, राजेंद्र जी ने मुझे वो पत्र दिखाया, उस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वक्ता होंगे। और ऐसा क्या डर है आपको संघियों से जो आप उनके साथ बैठना नहीं चाहते? या मैं ये मानूं कि उनके पास इतनी नैतिक आभा या विद्वता का तेज होता है कि आपको झुलसने का डर लगता है? बात तो करो। ये देश शास्त्रार्थ का देश रहा है। यह शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच भी शास्त्रार्थ हुआ है। ये देश संवाद का देश रहा है। वामपंथियों ने क्या किया? इसको आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन बना दिया। बहस में थोड़ी नकारात्मकता है, संवाद में थोड़ी सकारात्मकता है। बहस लड़ाते हो, संवाद करते हो। अगर आप शब्दों से इसको समझने की कोशिश करें तो ये इन्होंने क्या किया कि भारतीय परंपरा की बेसिक्स को बदलने की कोशिश की, और उस आधारभूत चीजों को बदलने के चक्कर में इन्होंने बहुत, अब क्या वजह है
आज तक मैं समझ नहीं पाया कि इस देश में चेखव के नाटक ज्यादा खेले जाते हैं चेखव के, और हाँ। कालिदास के नाटक की चर्चा नहीं होती। हाँ हाँ। इस देश में ग्रीक थिएटर के नुआंसेस को, उसके थियोरीज को पढ़ाया जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की बात नहीं होती। इस देश में रेन एंड मार्टिन का व्याकरण पढ़ाया जाता है। पाणिनि के व्याकरण के बारे में हमारे युवाओं को जानकारी भी नहीं है। क्यों? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? नेहरू जी तो जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। सही। मैं नहीं मानता नेहरू जी को जिम्मेदार। सही। तो इन असुविधाजनक प्रश्नों का सामना करने से बचने के लिए वो सिर्फ ये कह के आपसे निकल जाएंगे, अरे छोड़ो इनसे क्या बात करना, ये तो संघी है। ठीक है भाई, संघी है, लेकिन सवाल का जवाब तो देते जाओ। जाते जाओ। और दूसरा आनंद भाई, एक बात और इसमें जोड़ दीजिए जरा सा, एक इसमें और बता दीजिए, ये जो इस्लाम की बैसाखी और इस्तेमाल कर लेते हैं, ये क्या मसला है इनके साथ? वो उपयोग करते हैं। वो पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो इस्लाम और कम्युनिज्म का एक गठजोड़ है। हाँ, ये कोशिश करते हैं, हाँ, है ना। ये बड़ा खतरनाक है, और इस्लाम के कट्टरपंथी तत्वों के साथ इनके गठजोड़ आपको दिखाई देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी भारत की नहीं है, क्षमा करिएगा। सही। भारत में उनकी ब्रांच ऑफिस है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नाम है कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी नाम है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है शरद पवार की पार्टी का। ये सब भारतीय हैं। कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहती है अपने को? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। वो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। वो ब्रांच ऑफिस है, हेड ऑफिस कहीं और है। आज आप बताइए रंजीत जी कि चीन ने हमारे 20 जवानों को मार डाला। सही। किसी भी वामपंथी नेता ने चीन की इस हरकत की निंदा की नहीं की। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी अपने जवानों की रक्षा करने में विफल रहे। किसी की जुबान से यह नहीं निकला कि शी जिनपिंग की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सैनिकों को मारा, इसके लिए हम चीन के नेतृत्व की, सर्वोच्च नेतृत्व की आलोचना करते हैं। वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हेड ऑफिस से उनको आदेश नहीं मिलेगा। हम और आप भी अगर किसी एमएनसी में काम करेंगे तो भाई जो हेड ऑफिस से आदेश आएगा, जो सर्कुलर आएगा, उसी का तो पालन करेंगे आप। फॉलो करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा नापाक गठजोड़ है इस्लाम का और कम्युनिज्म का। क्योंकि मैं सारे इस्लाम के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन जो रेडिकल इस्लाम है वो खतरनाक, जो जिनकी आस्था भारत में नहीं है, जो इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, है ना, उनको भारतीयता से मतलब नहीं है। कम्युनिस्टों को तो भारतीयता से कोई लेना देना नहीं, वो तो बेचारे ब्रांच ऑफिस चला रहे हैं। और ऐसा ब्रांच ऑफिस चलाते हैं जिसमें सैलरी भी वापस करनी पड़ती है पार्टी फंड में। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सा तंत्र है जो भारत में रहते हुए, संसदीय परंपरा में रहते हुए, संसद में रहते हुए, संविधान पर हाथ रख के शपथ खाते हुए भारत की होने में इनको दिक्कत है। क्यों नहीं आप अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कर लेते अपना नाम? लेकिन आनंद भाई, फिर ये कौन तय करेगा कि ये जो है इस्लाम जो है ये हिंदुस्तानी इस्लाम है या ये है? ये सर्टिफिकेट जो रोज रोज बांटा जा रहा है, ये भी तो खतरनाक एक रवैया है। सर, इस्लामी हिंदुस्तान क्या होता है? मुझे तो कोई समझ में नहीं आता। इस्लाम तो इस्लाम है, वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं होता। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो आप राज्यों की बात कर रहे थे, इस पर मैं बात कर रहा था कि अभी आपने एक जुमला इस्तेमाल किया था आपने कि जो है ये इनके साथ मिल करके और ये कर लेते हैं, तो ये मतलब आप देखिए ना, मतलब वो उन तत्वों के साथ इनकी साठगांठ रहती है जिनकी आस्था भारत में नहीं है, जिनकी आस्था भारत में नहीं है। तो ये कौन तय करेगा? वो तो उनके क्रियाकलापों से तय है। वो हमारी अदालतें तय करेंगी, वो हमारा आइन तय करेगा, वो हमारा संविधान तय करेगा, वो हमारा कोर्ट तय करेगा। सही।
कोई गैर संवैधानिक सत्ता इस बात को तय नहीं कर सकती कि फलाने रंजीत जी भारतीय हैं कि अनंत विजय भारतीय है। सही, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान और भारत के कोर्ट को इस बात की इजाजत है। अगर भारत का कोर्ट किसी को आतंकवादी घोषित करता है तो हम उसको शहीद नहीं कह सकते हैं। क्या अच्छी बात अगर है। आप किसी आतंकवादी जो कोर्ट से आतंकवादी घोषित है, मैं फिर साफ करना चाहता हूं कि एजेंसी की बात नहीं कर रहा मैं, वाह, जो कन्विक्टेड टेररिस्ट है उसके लिए तो आप ये नारे नहीं लगा सकते। शहीद अफजल के लिए आप शहीद नहीं कह सकते उसको। ये न सिर्फ हमारे संविधान की अवमानना है, बल्कि ये हमारे संसद की, हमारे कानून की और हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। सही। ये किसी अनंत विजय को, किसी पार्टी को, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी को वो सर्टिफिकेट दे। मैं इसके खिलाफ हूं। बिल्कुल। आनंद भाई, ये एक आपका जो मार्क्सवाद के अर्धसत्य में आपने एक विषय लिया है, साहित्यिक जलसा, विवाद और बौद्धिकों की बेचैनी, जरा हम इस पर जानना चाहेंगे। या ये तो कुछ रहा होगा जहन में, संस्मरण होंगे दिमाग में। नहीं, कई संस्मरण है ना। अब जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अगर मनमोहन वैद्य जी को और एक और थे जिनको बुला लिया था मनमोहन वैद्य जी के साथ, दत्ता जी को, शायद दत्तात्रेय होसबोले जी को बुला लिया था, नहीं दत्तात्रेय होसबोले जी को नहीं, मनमोहन वैद्य जी को बुला लिया था। कई बार कुछ हितेश शंकर जी पांचजन्य के संपादक हैं, उनको बुला लेती हैं। तो भाई वो तो आयोजक हैं। आप भी इतना बड़ा जलसा करते हो दिल्ली में, आप भी कोशिश करके प्रयास पूर्वक हर तरह के विचारधारा के लोगों को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयत्न करते, ताकि संवाद से कुछ सार्थक और सकारात्मक बाहर निकल के आ सके, जिससे व्यापक जनजीवन, व्यापक जनता को कुछ लाभ हो सके। उद्देश्य यही रहता है। बिल्कुल सही। इसमें आपका या जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का या हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं जागरण संवादी का, इसमें कोई उद्देश्य ये नहीं रहता कि हम किसी को उपकृत कर रहे हैं या कि अब ये क्या वजह हो सकती है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अगर मनमोहन वैद्य जी को बुला लिया तो आपके पेट में दर्द शुरू हो गया। वो बेचैनी दरअसल उसमें तीन साल के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की कहानी है। अच्छा। 2000 मुझे लगता है 2007 या 8 में उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले सलमान रश्दी साहब को वहां आना था। आना था। उसको लेकर इतना बवाल हुआ। मैं तो वहीं था और मैंने कवर किया उसको पूरा। मैंने देखा सलमान रश्दी को पहले परमिशन मिल गई, फिर परमिशन नहीं मिली, फिर अशोक गहलोत जी ने परमिशन नहीं दी। उस समय चीफ मिनिस्टर तो हुआ करते थे वहां। और क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना था। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों को खुश करने के लिए जयपुर के साहित्यिक जलसे में किसी मुसलमान लेखक को रोकने की कोशिश, कितना दूर की सोचते हैं। मतलब ये किसी राजनीति से ज्यादा राजनीति आती है इनको। उसमें रंजीत भाई तय ये हुआ कि सलमान रश्दी साहब इसी तरह जैसे हम और आप आभासी दुनिया में बात कर रहे हैं, वो लाइव लिंक से जनता को संबोधित करेंगे। और जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद बरखा को या राजदीप को बात करनी थी। हाँ। दो तो बड़े नेशनल ये तय हो गया था। अब ये बात फिर फैल गई कि अब तो सलमान रश्दी आ नहीं रहे लेकिन संबोधित करेंगे। अब फिर कुछ लोग टोपी पहने हुए वहां पर घुस गए, नारेबाजी शुरू हो गई। सरकार की तरफ से जैसी मुझे जानकारी उस समय वहां के पत्रकारों ने दी कि सरकार की तरफ से ये संदेश आया कि इस लाइव लिंक को बंद कर दिया जाए। ये अभिव्यक्ति की कौन सी आजादी है, ये बताइए आप मुझे। ये अभिव्यक्ति की आजादी के ये झंडावरदार हैं जो दिन में 10 बार इसकी कसमें खाते हैं। सलमान रश्दी का केस आपके सामने है, तस्लीमा नसरीन का केस आपके सामने। तस्लीमा नसरीन को किसने निकाला पश्चिम बंगाल से? तब वहां किसकी सरकार थी? सही। कौन सी विचारधारा थी वहां? निकाल के। और जब तस्लीमा नसरीन को, ये भी बड़ा दिलचस्प है, तस्लीमा नसरीन को बंगाल की वामपंथी सरकार ने निकाला और शरण किसने दी? राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने।
एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन और दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी के गला घोटने वाली विचारधारा। सही। जनता सब देखती है सर। मैंने इसमें एक बहुत अभी हम अगर बातचीत करेंगे, अगर वो प्रसंग, तभी नागार्जुन कहा करते थे सर कि कोई 24 घंटे मार्क्सवादी नहीं हो सकता। बिल्कुल। घंटे तो घंटे ठीक है। तो ये इसमें एक ऐसा उदाहरण है, और मैं अभी देखता हूँ आपसे बातचीत करते हुए खोजूंगा उसको। आप उसको जरूर, मुझे जरूर लोगों को जानने का भी है। अच्छा, प्रगतिशीलता की ओट में जो राजनीतिक आखेट होता है, जो भी आपने ये लिया है, इसमें मैं आपको बताऊं जो है, ये इन्होंने तो गालिब को, जो प्रगतिशीलियों का जो प्रगतिशीलतावादी लोग हैं, ये जो है, इनके डेफिनेशन कमाल की होती है। आनंद भाई सुनिए, एक शेर है गालिब का, इमा जो मुझे रोके हैं खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे, है ना। जी। जितने लोगों ने थे, गालिब ने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि वो शेर उसने किस लिए कहा, लेकिन जितने ये मॉडर्निज्म के लोग थे, मॉडर्निटी के, इन्होंने सबकी उसकी परिभाषा तय कर दी कि ये देखिए, ये तो प्रगतिशाली शेर है और ये शेर है। एक दिन मैं बैठ करके, खुदा कसम मैं भी उसको मान चुका था कि ये यही शेर होगा। एक दिन बैठ करके एक स्वामी, एक साधु ने उसको उस शेर को खोला और कहा कि इसके मानी तो ये है साहब। जब उसको सोचने लगे तो समझ में आया कि ये मतलब कितना बड़ा खेल हो रहा है, वही तो अभी नजर में आया। तो जरा इस पर रोशनी डालिए, जो प्रगतिशीलता की जो ओट में राजनीति का खेट हुआ है। इसके बारे में तो साहित्य अकेडमी का जो मैंने उदाहरण दिया वो तो क्लासिक एग्जाम्पल है। मतलब दलित और मुसलमानों के साथ इन्होंने जो किया, उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है ना इनके करने के लिए। ये तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा पाखंड इनका यही है। और इसी पाखंड, अच्छा, प्रगतिशीलता की ओर में अगर हम इसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको दो उदाहरण देता हूँ जो मैंने अपनी किताब की भूमिका में लिखा है। सही। इनके कौन दो बड़े नायक हैं जिनको हम मान सकते हैं? एक तो आपके माओ से तुंग हो जाएंगे और एक फिडेल कास्ट्रो हो जाएंगे। फिडेल कास्ट्रो, हाँ, ये दो बड़े झंडावरदार हैं, मतलब जिनकी मूर्तियां लगाकर और पूजा की जा सकती है। हालांकि मूर्ति पूजा की नहीं है, लेकिन बात बात में चे, फिडेल, लेनिन, माओ, इन सब की दुहाई देते रहेंगे, है ना, स्टालिन। तो मैं सिर्फ माओ और इसका उदाहरण देता हूं आपको, ये अपने फिडेल कास्ट्रो का। फिडेल कास्ट्रो, हाँ। सर आप ये देखिए कि फिडेल कास्ट्रो ने क्या कोई चुनाव कराया क्या सर? लोकतंत्र में उनकी आस्था थी क्या? वो तानाशाह थे कि नहीं थे? जब तक जीवित रहे क्यूबा के राष्ट्रपति बने रहे। मुक्ति के नाम पर अमेरिका का भय दिखाकर उन्होंने अपनी सत्ता कायम रखी, बिल्कुल, हाँ। और उनके बॉडीगार्ड ने एक किताब लिखी है जिसका जिक्र मैंने भूमिका में ही किया है। 1961 से लेके 2011 तक क्यूबा के कम्युनिस्ट पार्टी के वो महासचिव रहे, और भाषण में जोर देके कहते थे कि आप सब मेरी निंदा करो, जमकर करो, लेकिन इतिहास मुझे माफ कर देगा क्योंकि विचारधारा मेरे साथ है। और उनके फिडेल कास्ट्रो की मूर्ति पूजा करते हैं ये लोग। उनकी एक बेंडी गिम्बेल की एक किताब आई थी, हवाना ड्रीम्स, उसमें कास्ट्रो के सारे सत्कर्मों का, धत्कर्म मैं नहीं कहूंगा, कई लोगों की भावना आहत हो जाएगी, तो उनके सारे सत्कर्मों का लेखा जोखा है। उनके पर्सनल बॉडीगार्ड ने भी एक किताब लिखी थी जो लंबे कई दशक तक उनके साथ रहा, कि किस तरह से उन्होंने एक महिला का इस्तेमाल किया, उसके बच्चे के पिता बने बगैर शादी के, किस तरह से ड्रग माफिया के साथ डील किया, हवाना में उनको एक टापू दे दिया जहां ड्रग पेडलर्स का कारोबार होता था। ये सारा खुलासा उस किताब में है। सही। दरअसल दिक्कत क्या है कि हम थोड़ा पढ़ते नहीं है, इसलिए साहस नहीं आ पाता है। जैसे आप जानेंगे ना, द डबल लाइफ ऑफ फिडेल कास्ट्रो उस किताब का नाम है। उस किताब में
आप देख लीजिए। और ऐसे ही एक किताब उस पर माओ पर लिखी थी उनके पर्सनल फिजिशियन ने। उसमें उसमें मतलब आप अगर पढ़ेंगे, बहुत मोटी किताब है, 1200-1300 पन्नों की। तो उस किताब आई थी किताब उस किताब में उन्होंने, माओ वाली किताब में उनके पर्सनल फिजिशियन ने लिखा है कि माओ अपने बुढ़ापे के दिनों में गर्ल्स स्कूल में गेट के सामने जाके खड़ा हो जाता था। उसकी गाड़ी रुकती थी और वो इशारा कर देते थे लड़की की तरफ, वो लड़की गायब हो जाती थी। और फिर माओ के कमरे में उसको पहुंचाया जाता था, फिर वो मिलती नहीं थी। बताएं, ये कौन सी विचारधारा है साहब? सही। मुझे तो मतलब दया आती है उन लोगों पे जो ऐसे लोगों की मूर्ति पूजा करते हैं। यकीनन आनंद भाई, ये तो है। और जिस तरह की ये वाकई एक आई ओपनिंग बात है। आनंद भाई, थोड़ा सा बात कर लें फिल्म की तरफ, जो है। हाँ बिल्कुल करिए। वो तो आपका बिल्कुल बहुत बड़ा जॉनर रहा है, जिस पर आपकी बहुत ही पैनी नजर भी होती है। ये फिल्म के हवाले से एक पहले बात मैं ये जानना चाहूंगा आनंद भाई, कि पोस्ट कोविड अब जो है, जो ये सिनेमा है, इसका क्या रोल होगा, कैसे ये होगा। और अभी तो आपने एक वेब सीरीज पर भी लिखा, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड अगर आप सिनेमा को देखें, क्योंकि उस तरह से जिस तरह से अब सिनेमा हॉल थे और ये सब चीजें, वो तो नजर नहीं आती हैं। तो आप कैसे देखते हैं पोस्ट कोविड सिनेमा के रोल को? क्या रोल होगा, कैसे सिनेमा हॉल का क्या फिल्में बनेंगी तो जाहिर है, लेकिन कैसे देखी जाएंगी, कैसे लोगों तक पहुंचेंगी? देखिए, मैं आशावादी हूं और मैं ये मानता हूं कि कोविड का संकट जल्द समाप्त होगा और जी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा पूरी दुनिया में। हम सही। सब लोग इस बात की दुआ करें कि जल्द से जल्द कोई टीका, कोई दवा, वैक्सीन। कोविड का वैक्सीन जो भी हो, वो सामने आ जाए, ताकि हम एक बार फिर से नॉर्मल होकर अपनी जिंदगी जी सके और कुंवर रंजीत और अनंत विजय किसी मंच पर हजारों आदमी के सामने बैठकर बातचीत कर सके। जाहिर। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, ये दुआ बिल्कुल करता हूँ कि ऐसा मौका मिले, और बहुत आशावादी हूँ कि ऐसा अवसर आएगा। सही। लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक बहुत संकट है सिनेमा पे। हाँ। क्योंकि सिनेमा हॉल में देखिए 2-3 चीजें ऐसी हैं, जैसे सेंट्रल एसी तो चलेगा ही चलेगा। हम्म। सिनेमा हॉल में अगर आप 2 सीट छोड़ के लोगों को बिठाएंगे तो टिकट 3 गुना हो जाएगा। हाँ। फिर मॉल में उतनी, आपने बहुत सोची समझी एक साजिश के तहत इंडिया में सिंगल थिएटर को खत्म कर दिया गया। हाँ। हाँ। अब सब इसको मल्टीप्लेक्स हो बताएं गए, जरा। हाँ, जरा ये बताएं। है ना? तो ये हम आप अगर पूछें। देखिए तो मैं बिहार के जमालपुर शहर से आता हूँ, 2 सिनेमा हॉल होते थे वहाँ, रेलवे टॉकीज और अवंतिका टॉकीज। हाँ। और मुझे अब भी याद है रंजीत जी कि हम लोग टिकट लेने के लिए पैसे मुट्ठी में बांध के टिकट खिड़की में ठूस देते थे, हम्म। और मुट्ठी अंदर खुलती थी और वो पैसे उठाता था और टिकट देता था, फिर हम मुट्ठी बांधते थे और बाहर खींचते थे, हाथ छिल जाते थे, हम्म। क्योंकि उस टिकट खिड़की में 3-4 लोग के हाथ घुसे होते थे। सही। वहां एक बालकनी होता था और एक जनरल क्लास होता था। हम्म। और छोटे शहरों में एसी का कोई प्रावधान नहीं था, बड़े बड़े पंखे लगे होते थे हम्म। जो चलते सही। थे, और जब ज्यादा आवाज करने लगते थे तो वो पंखे भी बंद कर दिए जाते थे। बंद कर दिए जाते थे। हाँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि मतलब जमालपुर में कोई सिनेमा हॉल नहीं बचा, भागलपुर जैसा बड़ा शहर, मतलब सिंगल हाँ। थिएटर जितने, जहाँ 6 सिनेमा हॉल थे। कॉन्सेप्ट। हाँ। तो धीरे धीरे सिंगल थिएटर बंद हो गए। अगर सिंगल थिएटर होते तो उसमें सेंट्रल एसी नहीं होता, पंखे पर चल रहा होता। वो मैं एक कपोल कल्पना कर रहा हूं, लेकिन हाँ। आपने इतने आलिशान मल्टीप्लेक्स बना दिए कि हर सीट पर एसी, डक्ट से हवा आ रही है, डॉल्बी साउंड है, सब कुछ बढ़िया है, हम्म। लेकिन सब खाली है। हम्म। तो ऐसे समय में अगर हम देखें तो सिनेमा के सामने सचमुच बड़ा संकट है।
न सिर्फ सिनेमा हॉल का संकट है, बल्कि जो शूटिंग की गाइडलाइन जारी हुई है, हाँ, वो उसको लेकर भी, शूटिंग को लेकर भी बहुत दिक्कत है। अब इंटीमेट, अब मुझे कई बार हम लोग मजाक में कहते हैं कि वो जिस्म वाले नायक कौन है, क्या नाम है उनका, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि इंटीमेट सीन तो अब होंगे नहीं। सही बात है। जिस्म वाले भाई नायक। जब आपको 2 मीटर की शारीरिक दूरी के बाद शूट करना है, तो किसी सीन नहीं होंगे फिल्मों में, और किसिंग सीन भी होंगे तो पता नहीं डबल को खड़े करके वो उसमें वो प्रभावोत्पादकता पैदा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो इंटीमेसी दिखाई देगी कि नहीं देगी। दो फूल ये होंगे मतलब। तो फूल ऐसे उसी तरह से करेंगे, गिरगिट किसी कीड़े को खा जाया करेगा, है ना, इस तरह के प्रतीकों में रोमांस हुआ करेगा। प्रतीकों में तो क्या रोमांस। हम एरो एरा की तरफ लौट रहे हैं जहां रोमांस प्रतीकों में हुआ करेगा? हीरो दूर से खड़ा होके हाथ हिलाएगा, इधर रजनीगंधा के फूल हिलने लगेंगे और उसके दिल को दिखा दिया जाएगा। कुछ इस तरह की जो 60 और 70 की दशक की फिल्में थी, या फिर कोई राधु कर्माकर जैसा कोई कैमरामैन हमारे सामने आएगा जो स्टील की शीट पर समंदर दिखा दे। वाह, कोई ऐसा चमत्कारी कैमरामैन आ जाए हमारे सामने कि 2 फीट की दूरी पर दोनों पाउट बना रहे हैं और वो किस हो गया। कुछ कैमरे से ऐसा कमाल करने वाले लोग हो जाए। तो सिनेमा के सामने, बल्कि सिनेमा क्या, मैं तो कहता हूँ मनोरंजन की दुनिया के सामने बड़ा संकट है रंजीत भाई। बिल्कुल। लेकिन अनंत भाई, आपकी जो टिप्पणी, अभी आपकी जो समीक्षा है ये वेब सीरीज को लेकर, कम से कम वो तो नहीं दिखा रही है कि हम लोग लौट रहे हैं। आपने बिल्कुल सही किया, उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि जो ये अश्लीलता जो वहां से चल करके, ये तो और आसान हो गया। अब तो कहीं कुछ सेंसरशिप भी नहीं रह गई, कोई सेंसर नहीं, कुछ सेंसर भी नहीं कर सकते। तो दिखाइए ना, अब ऐसे तो आवाज उठाएंगी स्वरा भास्कर दुनिया भर में दौड़ दौड़ करके, और अब 2-3 फिल्में आई हैं उनकी इस तरह की, मतलब ये तो अब इस पर क्या कहा जाए। स्वरा भास्कर ने एक फिल्म की, कोई आरा या कुछ नाम है उसका, हाँ, अनारकली ऑफ अविनाश दास। अनारकली, जी जी। अनारकली के बाद उन्होंने एक फिल्म की वीरे दी वेडिंग 2018 में आई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात की जिक्र, हाँ, वीरे दी। तो वीरे दी वेडिंग, अनारकली में जो बीज बोया उन्होंने, वीरे दी वेडिंग में जो छवि उन्होंने अपनी बनाई, उनको लगता है कि वही छवि उनको आगे ले जाएगी, ऐसा है नहीं। नहीं, बिल्कुल ये चलता नहीं है ज्यादा दिनों तक। सही कहा मैं, अभी उन्होंने मेरे ट्वीट, जी भाई, मुझे किसी ने मैसेज भेजा है कि शायद उन्होंने कुछ ट्वीट वगैरह भी किया है, मैंने अभी देखा नहीं है। और लेकिन मैं तो स्वरा भास्कर के सिर्फ फिल्मी किरदार पे और कहानी पे बात कर रहा हूँ। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो शाहीन बाग में क्या नारे लगाती हैं। हाँ, सही और है। इसका फिल्म से कुछ लेना देना होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। आपके हम पात्र के आधार पर, आपकी कहानी के आधार पर, आपके अभिनय के आधार पर और आपके संवाद के आधार पर आपका आकलन होगा। अगर मतलब ऐसे संवाद होंगे कि तुम्हारे और मेरे जांघों के बीच में जो अग्नि है उसे कैसे बुझाया जाए, तो क्या इस पर कोई टिप्पणी करना गैर वाजिब है? नहीं, बिल्कुल। और ये टैलेंट की श्रेणी में कहां आ जाता है भाई कि आप अच्छे टैलेंटेड एक्टर, क्या मतलब क्या सेक्सुअलिटी की, अच्छा, लोग बात मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कालिदास में भी तो बड़े सारे सेक्सुअल एलिमेंट्स थे, कालिदास को पढ़ लीजिए, वहां भी तो बड़े खुले में सेक्स होता है, और कौन सी अजंता एलोरा की गुफाएं देख लीजिए, खजुराहो की गुफाओं में देख लीजिए। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि ये वात्सायन का देश है, कामसूत्र यही लिखा गया है, लेकिन कामसूत्र में जो सौंदर्य है या उसका जो सौंदर्य बोध है, क्या वो इन 2 टकिए सीरियल्स में दिखाई देता है? नहीं। आप जाइए, आपने भी बचपन में मस्तराम का नाम सुना होगा, हम सब ने सुना ना जी। फुटपाथ पे पीले कवर में रख के चुपचाप दूसरी क्रिकेट सम्राट के बीच में घुसा के सब लोग खरीद के किशोरावस्था में लेके घर जाते थे, है ना? क्रिकेट सम्राट, अच्छा, वो किताब भी याद है। और
और घर में उसको किसी कोना ढूंढते थे, किसी छत के कोने में जाते थे, कभी पकड़े हाँ, जाते थे तो पिटाई भी होती थी कि साले इस उम्र हाँ, में क्यों देख, सॉरी क्षमा कीजिएगा ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था मुझे, जी, जी, कि इस तरह के किताबें क्यों पढ़ते हो। बड़ी पिटाई भी होती थी लोगों की, हम सही, किससे सुना करते थे। सही, और कुछ बुजुर्ग टाइप के लोग भी वो किताब खरीदते थे। हाँ, रंजीत भाई, हैरानी की बात यह है कि वो मस्तराम 10 एपिसोड में एक वेब सीरीज पे उपलब्ध है। उपलब्ध है, हाँ, मैंने बिल्कुल। कविता भाभी के नाम से एक सीरियल है, लिली भाभी के नाम से एक सीरियल है। हाँ, मतलब इतना तो सब कुछ, इतनी जो अश्लीलता परोसी जा और रही। यौनिकता के सौंदर्य बोध में फर्क करने की आवश्यकता है। हम्म, सेक्सुअलिटी को आप जुगुप्साजनक बना देंगे या सेक्सुअलिटी के सौंदर्य बोध से उसको उससे आनंद उठाएंगे, या तो आप वात्सायन का कामसूत्र बना लीजिए या मस्तराम बना लीजिए। सही, चॉइस इज योर्स। ट्रू। तो हमारे वेब सीरीज के लोग जो हैं वो नाम कामसूत्र और वात्सायन का लेते हैं, नाम खजुराहो का लेते हैं, लेकिन उनका सौंदर्य बोध मस्तराम और कविता भाभी का है, जहां वन सम, टू सम, थ्री सम आदि पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं वो लोग। हम्म, और मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि जो ये आईटी एक्ट का सेक्शन 67 और 67A है, वो जी, इन पर वो क्यों नहीं होता। आईपीसी की जो धाराएं हैं, जो पॉक्सो की जो धाराएं हैं, वो इन पे इन्वोक क्यों नहीं होता। अगर हम्म, एक बच्ची इस किसी सीरीज में अश्लील गाने गाती है मर्दों के सामने और उत्तेजक अदाओं में नृत्य करती है, जिसपे प्रसून जोशी जी ट्वीट करते हैं, जिस इसी सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, रसभरी की, जी, रस भरी की, हाँ। तो उस पर पॉक्सो एक्ट तो 2012 क्यों नहीं लगाया जाता है। हम्म, उस पर वो तो सेंसरशिप क्यों नहीं है? वो तो बच्चों का ग्राफिक डिटेल पेश कर रहे हो ना आप। हम्म, तो दरअसल क्या है ना कि हमारे सामने कानून बहुत सा है। आईपीसी 1860 में बहुत सारे धारा हैं जो लग सकती हैं, आईटी एक्ट में लग सकती हैं, पॉक्सो में लग सकती हैं, तो लेकिन इन सबको इन्वोक करेगा कौन। हम्म, वो कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। सही, घंटी को बांधने के लिए मैं ये चाहता हूं कि इस घंटी को खुद निर्माता बांधे, कोई हाँ, बाहर का आदमी आके कुछ न करे, ये स्वनियमन हो। हम्म, सेल्फ रेगुलेशन सबसे अच्छा इलाज है, क्योंकि लेकिन ये लोग लगातार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सेंसरशिप को आमंत्रित कर रहे हैं, हम्म, क्योंकि कोई भी नियम बनने में थोड़ा लंबा वक्त लगता है, 2-2.5 साल में नहीं हो सकता, नहीं 5-6 होता, साल लगता है। सरकारें अपने गति से चलती हैं, लेकिन सही, उस दिन की कल्पना कर कर मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब इस पर सेंसरशिप लागू हो जाएगा। जी, मैं ये चाहता हूं कि ये लोग स्वनियमन कर लें, सेल्फ रेगुलेशन कर लें, और जैसे जरूरत ना पड़े। टेलीविजन न्यूज चैनल में जैसे सेल्फ रेगुलेशन पर काम करते हैं, वहां दंडित भी किया जाता है, जुर्माना भी लगाया जाता है, माफी भी मंगवाया जाता है। तो ये लोग डिजिटल कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल एक बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, हम्म, लेकिन जो विदेशी कंपनियां हैं, हम्म, नेटफ्लिक्स और अमेजन टाइप, वो राजी नहीं है इसको करने के लिए। बिल्कुल सही, हाँ। तो ये थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन ठीक है, सरकार तो नहीं, इकबाल से चलता है, जिस दिन सरकार तय कर लेगी उस दिन लागू हो हो जाएगा। जाएगा। आनंद भाई, सवाल, दूसरा सवाल जरा, मैं इसमें एक कदम आगे, मैं इसका दोनों का रेलेवेंस जानना चाह रहा था। एक तरफ हम अभी बात कर रहे थे ठीक पहले कि हमारा जो है, हम उस तरफ लौट रहे हैं, यानी अपने पुराने दौर की तरफ, कि उसी राय में जहां पर हम एक दो फूलों की नोडिंग करके हम दिखाएंगे कि प्रेम को जो है परिभाषित करेंगे। दूसरी तरफ वेब सीरीज के हवाले से 2 कदम आगे की बात हो रही है। हम 2 कदम उधर, 2 कदम पीछे की जाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर 2 कदम आगे। ये गैप जो है, ये तो बहुत बड़ा ऐसे हो रहा है ना, जो है दोनों तरफ, ये बीच में तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसको कैसे ब्रिज किया जाएगा आनंद भाई? दरअसल अभी हम पूरी तरह से कोविड के संक्रमण के दौर से गुजरे, मतलब पूरी तरह से उसकी चपेट में नहीं आए। सही, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फिल्में भी रिलीज हो रही हैं, हाँ, है ना, जैसे गुलाबो सिताबो रिलीज हुई, हाँ, या बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा रिलीज होगी,
इस या पर भी बात मानसिक करेंगे। हाँ या मानसिक रूप से विपन्न एक डायरेक्टर है, उसकी भी एक नोटबंदी पे फिल्म आई, वो भी रिलीज हुई, नाम नहीं लेता हूं मैं उसका, लूंगा भी नहीं। तो वो फिल्म भी रिलीज हुई। तो जो पहले की बनाई हुई फिल्में थी, जो पहले की बनी हुई फिल्में थी और जो एडिटेबल पर थी, वो तो रिलीज हो रही हैं। उसी तरह से ये वेब सीरीज भी जो पहले की बनी हुई थी और जिसमें बहुत काम बाकी नहीं था, जो एडिटेबल पर थी, जिसमें कुछ एडिटिंग होना था या कुछ भी होना था, टेक्निकली क्लीनिंग होनी थी उसकी, वो सब होके रिलीज हो रही है। असली संकट तब खड़ा होगा जब ये स्टॉक समाप्त हो जाएगा। जब 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 फिल्में रिलीज हो जाएंगी सब। अभी कई सारी फिल्में जैसे 83 है, भुज है, गुंजन सक्सेना का तो खैर रिलीज होने की डेट आ गई। ये सब 10-12 फिल्में अभी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो कि जब चाहे निर्माता निर्देशक उसको रिलीज कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि 10-12 अभी सीरीज भी होंगी, वेब सीरीज भी होंगी। बाद में ये वेब सीरीज वाले क्या करेंगे रंजीत भाई, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, ये जो विदेशी सीरियल्स हैं, जो विदेशी वेब सीरीज हैं, मनी है इस टाइप, उसको डब करके दिखाना शुरू करेंगे। और वो स्थिति और भी गंभीर होगी, और क्योंकि गंभीर, वहां नग्नता भारतीय वेब सीरीज से और भी ज्यादा है, वहां जुगुप्साजनक हिंसा और भी ज्यादा है, वहां पेट में चाकू मारकर अतड़ी निकालकर और अतड़ी को दिखाने की प्रवृत्ति है। परंपरा है, अभी बिल्कुल। अभी अभी बैड इज येट टू कम, वर्स्ट इज येट टू कम। कोविड का ये बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है वेब सीरीज पर, जो मैं देख पा रहा हूं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान भारत में शूटिंग शुरू करा दो। सही कह रहे हैं। अच्छा आनंद भाई, खैर फिल्मों पे तो आपसे जितनी बात की जाए, आपको कुछ ना कुछ एक एंगल आपके पास रहता है, एक एक जाविया भी रहता है, एक एंगल भी रहता है, और एक उसका ये भी रहता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया, वहां से याद आई, ये जो नेपोटिज्म का खेल है, ये वाकई क्या हमारे इंडस्ट्री को या फिल्म इंडस्ट्री को ये प्रभावित कर रहा है, ये है? और ये इस तरह की कोई कई चीजें हैं आपकी नजर में? आप अच्छा ये बताइए, साहित्य में नेपोटिज्म नहीं है? हर जगह है। बिल्कुल है। एक टीवी चैनल शुरू हुआ था तो भाई, इसलिए और तो क्या कहना, ये तो आप जैसे दोस्त हैं जिसकी बदौलत है जश्न वगैरह जो आपको पीछे से यहाँ तक हम लेकर चले आए, अब इतने मजबूत हो गए। शुरुआत में तो इन्हीं लोगों ने, आपको तो मालूम है कि पूरी नौटंकी एक तहत, क्योंकि इसमें हिंदी अरे उर्दू हमने अभी आपके खिलाफ कम नौटंकी होती है क्या? वही मैं कह रहा हूँ। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस शताब्दी के शुरुआत में एक टीवी चैनल शुरू हुआ था, या शायद पहले शुरू हुआ था। तब इस बात की बड़ी चर्चा होती थी कि वो एक ऐसा टीवी चैनल है जिसमें सब सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के बच्चे नौकरी कर रहे हैं। कोई कैबिनेट सेक्रेटरी का बेटा है, तो कोई फलाने सेक्रेटरी का बेटा है, तो कोई बड़े उद्योगपति का बेटा है, कोई इतनी लंबी गाड़ी से आता है। हम लोग तब जब पत्रकारिता करते थे तो ये चर्चा सुनते थे कि अच्छा ये तो कैबिनेट सेक्रेटरी का, ये जो एंकर है ये कैबिनेट सेक्रेटरी का बेटा। वो नेपोटिज्म नहीं था? बिल्कुल था। साहित्य में नेपोटिज्म नहीं है। ये जो विचारधारा वाला नेपोटिज्म है, मार्क्सवाद का अर्धसत्य के पहले मेरी एक किताब विधाओं का विन्यास वाणी प्रकाशन से छपने वाली थी। उस किताब में दरअसल मैं क्या करता था, शुरुआती दिनों में मैं दुनिया में जिस अलग अलग भाषाओं की किताबों पर समीक्षात्मक टिप्पणियां किया करता था, वो उसका संग्रह है। हिंदी में लगभग अपनी तरह का इकलौता वो काम है कि उससे आप पढ़ के समझ सकते हैं कि 10-15 साल में दुनिया के अलग अलग देशों में क्या अच्छा लिखा गया या क्या बुरा लिखा गया। वो किताब जब छप रही थी वाणी प्रकाशन से, तो हिंदी के एक छोटी प्रसार संख्या वाले अखबार के बड़े संपादक इन्वर्टेड कोमा में प्रकाशक के पास पहुंचे और उन्होंने प्रकाशक से पर दबाव डाला कि अनंत विजय की किताब क्यों छाप रहे हो, वो तो संघी है। और संघी में तभी घोषित हो गया था। है ना? क्योंकि जिस दिन से आपने वामपंथ के खिलाफ झंडा उठाया, आप संघी हो जाओगे, संघी हो जाते हैं। बिल्कुल। एक अगर आपने बात कह दी, हाँ अच्छा, वामपंथियों की तरह, मतलब वामपंथी तो बेचारे कार्ड देते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, कार्ड होल्डर कहलाते हैं। संघियों के यहाँ तो चवन्नी मेंबरशिप भी नहीं होती। आपका मन है, कल से शाखा में चले जाइए, ध्वज प्रणाम करिए, स्वयंसेवक हो गए।
मोहन भागवत जी कहते भी हैं कि भाई संघ को जानना है तो संघ के साथ आके देखो अंदर से। खैर ये एक अलग मसला है, अलग मसला है, लेकिन अगर आपको संघी बनना है रंजीत भाई, तो अपने कार्यक्रम पर हमारे जैसे 2-4 लोगों को बुला लीजिए, पर 2-3 दिनों में आप संघी घोषित हो जाएंगे 2-3 एपिसोड के बाद। नहीं बुलाएंगे तो आपको है ही, और बुलाते भी रहे अमन भाई, लेकिन खतरा अब भी है कि आज के बाद ही शायद आपके खिलाफ संघी होने का फतवा जारी ना हो जाए। क्योंकि आपने मुझे पूरा मतलब खुलकर बोलने का मौका दिया, तो संभव है ये खतरा मैं आपको आगाह कर रहा हूँ मित्र के नाते। तो खैर सच्ची बात है, सच्ची बात तो कहनी चाहिए ना, कहाँ तक ये होगा। और अच्छा सॉरी आनंद भाई, आपको क्या लग रहा है कि अभी तक जो है हमारे खिलाफ मोर्चा नहीं खोला था? आपको तो खुद मालूम है सब कुछ, खोला तो हुए था ना। तो मैं यही कह रहा था कि नेपोटिज्म बॉलीवुड में उतना ही है, बल्कि उससे भी ज्यादा बॉलीवुड में एक रिच बॉय क्लब है जो बांद्रा से लेके मालाबार हिल के बीच में रहता है। क्या अच्छी बात। हाँ, रिच बॉय क्लब में जो 2-3 पुरुष और 2-3 महिलाएं हैं, वो बॉलीवुड की 90% बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। अब वहां नेपोटिज्म क्या होता है? नेपोटिज्म ये होता है कि कुंवर रंजीत सिंह अगर प्रतिभाशाली हैं, दिखा इनकी फिल्में हिट हो रही हैं। अब सुशांत के साथ क्या हुआ? सुशांत की जो फिल्म थी छिछोरे, वो 250 करोड़ का बिजनेस किया उसने, 250 करोड़ का, लेकिन चर्चा नहीं। हाँ। और यहाँ 100 करोड़ की आलिया की फिल्म राजी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाती है तो इतना शोर मचता है। अगर इसको आप नेपोटिज्म कहते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये नेपोटिज्म दरअसल है नहीं, ये दरअसल एक रणनीतिक खेल है। हाँ, ये किसी को उठाने गिराने का खेल है। और इस खेल को कुछ लोग रेस में जैसे घोड़े पे दाव लगाते हैं ना, उस तरह से एंजॉय करते हैं कि मेरा घोड़ा आगे बढ़ रहा है, तुम्हारा घोड़ा आगे बढ़ रहा है। अगर नेपोटिज्म होता तो अमिताभ बच्चन से लेके अभी वो जो उरी वाले हीरो हैं विक्की कौशल तक, आयुष्मान खुराना है, विक्की कौशल है, ये सब भी तो बगैर नेपोटिज्म के अपनी जगह बनाई ना इन्होंने। बिल्कुल। होगा थोड़ा बहुत, हर जगह होता है, लेकिन एक खेल है, ये एक खेल है, ये एक क्लब का शगल है, वो खेलता है। हाँ, और ये हमारे आपके साथ खेलता है, और ये हर फील्ड में मौजूद है, ये रिच बॉय क्लब। हाँ, ये आप हिंदी प्रकाशन की दुनिया में है, हिंदी साहित्य की दुनिया में है। भाई आज क्या वजह है? उर्दू में तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि दुनिया थोड़ी छोटी है। सही है ना? उर्दू का जिक्र किया तो मैं एक प्रसंग लो संवरण नहीं कर पा रहा हूँ सर। ये जो एक गंगा जमनी तहजीब कहते हैं ना सर, इससे बड़ा फ्रॉड कुछ नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है। सही खुल के जैसे ही आप उर्दू को यमुना कहते हो और हिंदी को गंगा कह देते हो, उसी समय आप बड़ा और छोटा का भाव उत्पन्न कर देते हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि गंगा जमनी अगर तहजीब है तो उर्दू के माफी के साथ कहना चाहूंगा, माफी क्या, चलिए माफी भी वापस ले लेता हूं, नहीं बगैर माफी के कहना चाहूंगा कि उर्दू के जितने शायर हुए चचा गालिब से लेके और अभी तक, अगर वो देवनागरी में न छपते इतनी प्रसिद्धि मिलती? हाँ, हिंदुस्तान में तो नहीं मिलती कम से कम। सही। और उसके अलावा चलिए एक और बात कहता हूं आपको, जितना हिंदी वालों ने दिल बड़ा दिखाया, जितने शायरों का देवनागरी में अनुवाद करके दीवान छापे, उस अनुपात में क्या हिंदी के कवियों को उर्दू में छापा गया? गौर करिएगा कभी, आप तो उर्दू की दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल सवाल है, ये सच्ची बात है। ये नारंग साहब जरा गौर करें, ज्यादा अच्छा, उनके पास तो है ना पूरा जखीरा, आज तक लिखते आए हैं ना। तो ये गंगा जमुनी तहजीब कौन सी हुई बताइए? अरे ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना।
आपने उर्दू और हिंदी के लिए बहुत मौसी मौसी कह दिया। वो फैज अहमद फैज साहब के लिए इतने नारे लगवा दिए, लाजिम है हम भी देखेंगे। अरे लाजिम है हम भी देखेंगे भाई, मैं भी देखना चाहता हूँ। सिर्फ उनको क्यों दिखाना चाहते हैं आप, हमें भी दिखाइए। कहाँ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा का उर्दू अनुवाद, जरा हमें दिखाइए। तो आनंद भाई, कहाँ है, इसमें मुक्ति बोध के अंधेरे में का है उर्दू अनुवाद, जरा हमें दिखाइए। तो इसमें उर्दू वाले ही जिम्मेदार थोड़ी, इसमें तो हिंदी वाले ही जिम्मेदार हैं। इन्होंने ही तो इतना विंडो दिया ना। ये क्यों बाहर क्यों नहीं आए, ये क्यों लिख के नहीं है? एक हिंदी का बता दिए, इसका ये ढूंढते रहते हैं कि बिकेगी कहां से। इसको उल्टा करके सोचिए कि हिंदी वालों ने अपना दिल इतना उदार और विशाल कर लिया कि उर्दू को बाहों में समेट लिया। तो हिंदी के लिए क्यों नैरो माइंडनेस दिखाई, ये हम जानना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं। किसने दिखाई नैरो माइंडनेस? हिंदी वालों ने। बस आज 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 जो है आनंद भाई, आप बताएं ना, कवि सम्मेलन आप देख लीजिए, संप्रेषण का सबसे बड़ा माध्यम है, जहां तक कविता पहुंचती है। लतीफे चुटकुले पहुंचा करके कहां क्या हाल कर दिया, क्या करेंगे? तो वो तो सर देखिए, वेब सीरीज पर भी जितने लोग मस्तराम देख रहे हैं उतने लोग आर्या नहीं देख रहे हैं। जितने रसभरी देख रहे हैं उतने लोग आर्या को या पंचायत को नहीं देखेंगे। तो पंचायत का नाम ले लिया। जो कविता की शक्ल में स्टैंड अप कॉमेडियन पैदा हो गए हिंदी में। हाँ, ये जो 2 लाइन गाते हैं 15 लाइन चुटकुला सुनाते हैं, जो 2 लाइन कविता बोलते हैं 15 लाइन मुख्यमंत्री के शान में कसीदे गढ़ते हैं। उनको कभी क्यों मानते हैं रंजीत भाई आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको क्यों गंभीरता से लेते हैं आप? बिक जाने दीजिए, बिक जाने से क्या होता है। लेकिन कविता की समझ तो नहीं है ना उनको, कविता का व्याकरण तो नहीं पता ना उनको। बिल्कुल सही, वाह। आप और हम हंसिए उन पे, उनके चुटकुलों से आनंद उठाइए। जब कभी आप तनाव में हो तो वो वैसी कविताएं सुन लीजिए, फिर संजीदा कविताएं पढ़िए आप। जी बिल्कुल जी। अच्छा आनंद भाई, वो जो आपने एक प्रसंग छेड़ा था जिस पर आपने कहा था कि वो याद आएगा, मुझे याद दिलाइएगा, किताब में मिल जाएगा, तो वो आप कुछ बताना चाह रहे थे? नहीं, मैं बताना ये चाह रहा था कि वो एक ऐसा प्रसंग है, मुझे मिला नहीं। वो पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था सर। उस सर्कुलर में उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों के खिलाफ किसी तरह की कोई चीज स्कूली किताबों में नहीं पढ़ाई जाएंगी। और वो सर्कुलर मुझे अभी दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो सर्कुलर मिल नहीं रहा है कहीं। इस किताब में कहीं है, 300 पन्ने की किताब है, ढूंढ नहीं पा रहा हूँ मैं। तो मुझे पहले से उसको जरा फ्लैप लगा के रखना चाहिए था। मैं चलिए फिर कभी बात करेंगे। वो ज्योति बसु सरकार का मसला था। और अच्छा। एक और बात कहना चाह रहा था कि मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं कि 71 के युद्ध को भी वामपंथियों ने एग्रेशन ऑफ इंडियन आर्मी बताया है। ये किताब भी मौजूद है, भारत की लेखिका है वो। तो परतें उगाड़ेंगे तो बहुत सारी परतें इनकी उगड़ जाएंगी। इसीलिए ये बेचारे कह के निकल लेते हैं कि बड़ा अच्छा आसान है, संघी है यार, इससे क्या बात करना, इसको क्या पता है। और एक और भ्रम फैलाते हैं कि संघियों को जानकारी नहीं होती। हाँ। अरे जब बात ही नहीं करोगे आप तो उनको पता कैसे चलेगा? हाँ, उनसे तो पहले ही आपने लाइन खींची हुई है। और ये सोची समझी। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे आनंद भाई गंगा जमनी तहजीब का, तो फिर क्या तजवीज क्या है आपकी, क्या सजेस्ट क्या करते हैं कि क्या होना चाहिए? नहीं, क्यों गंगा जमनी तहजीब? हिंदुस्तानी तहजीब करो ना। हाँ, हिंदुस्तानी तहजीब कर लो भाई। क्यों किसी को बड़ा और किसी को छोटा दिखाना? गंगा की तुलना में यमुना तो छोटी नदी है ना। एक तरफ आप सबको बराबरी का भाव देने के विचारधारा की पैरोकारी करते हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ परोक्ष रूप से किसी को छोटा किसी को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हो।
और ये सब कह के आप उनके साथ वो कर लेते हो, उनको छल करते हो, उनको पुरस्कृत नहीं करते हो। यही सब मुलम्मा, जिसको अगर थोड़ी हल्की भाषा में कहें तो मीठी गोली देते रहो, ताकि वो इसी सब में उलझे रहें कि हमारी तो गंगा जमनी तहजीब है, हमारी तो संस्कृति एक है, हमारी तो भाषा आपस में बहने हैं, मौसी है, और ये हिंदी उर्दू की मौसी है, और पता नहीं क्या क्या कह के आप उलझाए रखो, काम अपना सब करते रहो। सही बात है। अच्छा ये बताएं, मार्क्सवाद के अर्धसत्य पर भी किसी क्रिटिक ने कुछ कहा, किसी क्रिटिक की राय आई कोई कि नहीं? ढेर सारी राय आई लोगों की। चुपके से तो सबने राय दी। चुपके से। और मेरे लिए रंजीत जी सबसे संतोष की बात ये है कि इस पुस्तक का जो जो किताब 700 रुपए की है संभवतः, मुझे लगता है ये, और इसका पेपर बैक नहीं है, 695 रुपए की किताब है। और मेरे प्रकाशक ने इसके विमोचन वाले दिन, मतलब 3 महीने में, मई में किताब आई थी, जुलाई में विमोचन हुआ था, 28 मई को किताब आई थी और 18 जुलाई को विमोचन हुआ था। 3 महीने से कम में मंच से घोषणा की कि इसका दूसरा संस्करण मार्केट में आ गया है। वाह। तो पाठकों को पसंद आई, और ये वामपंथियों की पुरानी पद्धति है। मैं तो उनके साथ रहा हूं, इसलिए इनके नस नस से वाकिफ हूं कि जिस चीज से उनको थोड़ा भय लगता है उससे दूर चले जाते हैं। उसकी उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका एक बड़ा भारी हथियार है उपेक्षा से मार डालने का, वो नाम ही नहीं लेंगे आपका। और ये इन्होंने बड़े बड़े लेखकों के साथ किया। दिनकर का नाम नहीं लिया इन्होंने बहुत लंबे समय तक। वो तो दिनकर की कविताओं का ओज है, उनकी कविताओं और उनके लेखन की ताकत है कि इनको उनका नाम लेना पड़ा। जब उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी लोग दिनकर का नाम लेने लगे हैं, तो कहीं ये कवि आपके हाथ से छूट न जाए, तो फट से पकड़ो दिनकर को। तो ये है। तो अब गोपाल सिंह नेपाली इतने बड़े कवि हुए। और आपको साहित्य अकेडमी का एक किस्सा बताऊं, गोपाल सिंह नेपाली को साहित्य अकेडमी का पुरस्कार एक बार क्यों मिलते मिलते रह गया, क्योंकि जूरी के एक सदस्य ने कहा कि अरे ये तो नेपाली के कवि हैं, इनको हिंदी में कैसे पुरस्कार दोगे। तो गोपाल सिंह नेपाली को उनको नहीं मिल पाया बेचारे को किताब। नेपाली की वजह से, नेपाली नाम की वजह से बेचारे ने, वो आप लोग शायद उसको तखल्लुस कहते हैं, जो पीछे लगाते हैं, है ना वो। तो तखल्लुस की वजह से बेचारे का साहित्य अकेडमी पुरस्कार चला गया, बताइए। अरे वाह। इतने विद्वान लोग वामपंथी होते हैं कि अब क्या करें अब। अनंत भाई, इतनी बेहतरीन आपसे गुफ्तगू हो रही थी, 1.5 घंटे कैसे गुजरे पता भी नहीं चला। बस चलते चलते 2 सवाल और जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे का ये सेक्शन होता है, लेकिन इतनी बेहतरीन गुफ्तगू आप कर रहे थे कि बस चलता ही रहा है। 2 सवाल। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ओम निश्चल जी देख रहे हैं, लिख रहे हैं बेहतरीन वार्ता, बाकी लोग भी देख रहे हैं, रेनू नैयर है, शाहरुख उस्मान देहलवी है, मौसिम है। ओम निश्चल जी बड़े खुश हो रहे होंगे। ओम निश्चल जी बहुत खुश हो रहे होंगे, उनके मन की बातें हो रही है ना सारी। बिल्कुल खुश है, कह रहे बेहतरीन वार्ता। बहरहाल मैं 2 सवाल, एक पहला तो ये कि अब एक इस हवाले से, फिल्म के हवाले से, कि अब जो है फिल्म को क्या मतलब आने वाले दिनों में ठीक रहेगा मामला, जो है हम लोग आशान्वित रहें कि जो है आने वाला वक्त अच्छा गुजरेगा, ये जो गैप हमने जिक्र किया ये वक्त के साथ भर जाएगा, और ये रस भरी और मस्त राम और इस तरह की जो वेब सीरीज हैं इस पर कोई कंट्रोल होगा, कोई शिकंजा कसा जाएगा, तो ऐसा कुछ उम्मीद है कि जिससे हमारा। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि सरकार आने वाले दिनों में बहुत ही सख्ती के साथ इनको सेल्फ रेगुलेशन करने के लिए कहेगी। ये खुद सुधरो, और अगर ये खुद सुधरने का मौका देगी, और अगर ये नहीं सुधरते हैं तो फौरी तौर पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को ये मैंडेट दे दिया जाएगा कि जब तक अलग से कोई बॉडी नहीं बनाई जाती है तब तक आप इसके कंटेंट को सर्टिफाई करें। सेंसर नहीं कह रहा हूं मैं, सर्टिफाई करें। सही है ना। लेकिन
अब इसमें थोड़ा देखने वाली बात ये होगी कि सिनेमा हॉल में तो आप उम्र की सीमा लगा सकते हैं, इंटरनेट पे कैसे करेंगे? तो इस पे काम कर रहे हैं कुछ, इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब पर भी आप सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट देखने की कोशिश करें तो वो आपसे पूछता है कि आर यू अबव 18 इयर्स ऑफ एज। तो उसी तरह का कुछ मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की जा रही है इन वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी, कि अगर आप देखना चाहेंगे मस्तराम तो कम से कम एक बार आप रजिस्टर हो जाएंगे कि यू आर गोइंग टू वॉच दिस सीरियल एंड यू आर अबव 18 इयर्स ऑफ एज। इस मैकेनिज्म पे काम हो रहा है, जो मेरी जानकारी कहती है। तो ये सारी कुछ चीजें, क्योंकि अभी भी इन सीरीज पर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप में 18+, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ये सब छोटे छोटे हर्फ में लिखे होते हैं अंग्रेजी में। सही। तो इसको किस तरह से प्रैक्टिकली और प्रायोगिक तरीके से लागू किया जाए, इस पे मंथन चल रहा है और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है, एक दिल्ली में, एक मुंबई में और एक चेन्नई में। और अब ये कुछ फाइनल स्टेज में है, कुछ ना कुछ शेप तो लेगा, क्योंकि संकेत इसके प्रसून जोशी के ट्वीट से भी मिलता है, क्योंकि प्रसून जी बहुत कम सार्वजनिक रूप से कोई बात करते हैं, बहुत ही गंभीर और बहुत ही चुप रहने वाले व्यक्ति हैं। उनका ट्वीट करना मुझे कुछ ना कुछ संकेत दे रहा है। और कुछ दिनों पहले अगर आपको ध्यान दिलाऊं तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुषांगिक संगठन है संस्कार भारती, जो संस्कृति और कला के क्षेत्र में काम करती है, उसने भी अपनी प्रतिनिधि सभा में एक सर्कुलर जारी करके सरकार से ये अनुरोध किया है कि इसको रेगुलेट करने का कोई उपक्रम बनाया जाए। तो ये सारी सिराओं को अगर आप जोड़ेंगे तो एक बहुत धुंधली सी तस्वीर मुझे दिखाई देती है कि आने वाले दिनों में स्वनियमन कम से कम जरूर लागू हो जाएगा। और मैं आशान्वित भी हैं। चलिए, हम सभी आशान्वित हैं। एक और निकला है, देखिए इस पर भी मैं आपसे, क्योंकि इतनी बेबाक आप टिप्पणी करते हैं कि मजा भी आता है और जानने का भी मन करता है। एक और अभी हाल ही में जो है संगीत नाटक एकेडमी से शेखर सेन को हटा दिया गया, या उनका टेन्योर पूरा हो गया। अच्छा, वहां आए हैं हमारे जो है सुरेंद्र पाल साहब, तो कहीं ये इस तरह की जो बड़ी बड़ी अकादमीज हैं, इसकी भी कहीं योग्यता तय की जाती है कि खाली पूरी क्वालिफिकेशन द्रोणाचार्य की ही होनी चाहिए? क्या ये आपकी जानकारी सही है कि सुरेंद्र पाल जी संगीत नाटक एकेडमी के अध्यक्ष बनाए गए हैं? अब मुझे जितना खबर मिली है यही सही है। अगर गलत है तो मैं अपने लफ्ज वापस ले रहा हूँ। मेरी जानकारी है कि उनको नहीं बनाया गया है। आप तक जो जानकारी पहुंची थी, कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया पे लिख दिया था जी, और उसमें आंशिक तौर पे सच्चाई भी है। अंत समय में उनका रुक गया। कुछ हुआ है उसमें, सुरेंद्र पाल जी किसी राजनीतिक शख्सियत के माध्यम से आ रहे थे, ऐसा मुझे बताया गया है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रंजीत भाई आपको बताऊं कि अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन हुआ नहीं है। अच्छा, सुरेंद्र पाल जी का। चलिए, तो इसलिए अभी उस पर कुछ बात करना थोड़ी, मतलब क्या कहते हैं, अफवाहों पर बात करने जैसा होगा। एक बार बन जाए तो फिर हम द्रोणाचार्य, और अच्छा ही है संगीत नाटक एकेडमी में अगर कोई धनुर्धर आता है तो इसकी जरूरत भी संगीत नाटक एकेडमी को है। आप रहने दीजिए, आप कोई न कोई एंगल निकाल लेंगे। अच्छा, ये ओम निश्चल साहब कह रहे हैं कि इस वार्ता से एक कॉमरेड कवि का कहा याद हो आया, कमरों में कॉमरेड बैठे हैं, सड़कों पर खून बह रहा है। ये ओम निश्चल साहब कह रहे हैं। अब ओम निश्चल साहब अपने जिस मित्र को कह रहे हैं उनको, मतलब उन तक बात पहुंच गई होगी या पहुंच जाएगी। पहुंच जाएगी, बिल्कुल। हम तो देखिए ना कॉमरेड है ना कमरे में बैठे हैं, और ना मेरे सामने रोड पे खून बह रहा है, क्योंकि इस देश में खून पर, ये चीन नहीं है, ये रूस नहीं है कि इस देश में सड़क पर किसी पर टैंक चढ़ा दिया जाएगा प्रदर्शनकारियों पे, है ना। इसलिए इस देश में सड़कों पे खून बहना बड़ा मुश्किल काम है ओम निश्चल जी। वो तानाशाही देशों में ही हो संभव है। यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की ताकत का एहसास इस देश की जनता ने, इस मुल्क ने समय समय पर सबको कराया है। चाहे वो इंदिरा गांधी जैसी पावरफुल हुकूमत, मतलब पावरफुल शासक रही हो, जिन्होंने 75 में ये हिमाकत की थी इस देश से लोकतंत्र को छीनने की,
देश की जनता ने उनको सबक सिखा दिया था। सही। एक बात और बोलना चाहूंगा, इस देश की जनता ने वो थानवी, सॉरी गलती से बोल गया, ओम सही निश्चल जी। बात बोलना बहुत बढ़िया। तो असल में ओम दोनों के साथ है ना, और दोनों मुझे बहुत प्रिय हैं। थानवी जी भी बहुत प्रिय है और बहुत मानते भी हैं मुझे, तो इसलिए उनका नाम हमेशा दिमाग में रहता है। तो इस देश में अंतिम बात प्रसंग कह के खत्म करूंगा। इस देश में 4 बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर आघात करने की कोशिश की गई। पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने की, जब संविधान का पहला संशोधन पेश किया, और तब ऑर्गेनाइजर और एक मद्रास की पत्रिका में कुछ लेख उनके खिलाफ छपा करते थे, जिसको रोकने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का पहला संशोधन पेश किया था, पास करवाया था, और तब उसका विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तत्कालीन उद्योग मंत्री ने किया था। ये बहस, संसद की बहस नेट पर मौजूद है, कोई भी आदमी इसको चेक कर सकता है। दूसरी, अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस फ्रीडम को छीनने का काम 1975 में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया तब हुआ। जवाहरलाल नेहरू, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी। तीसरा सबसे बड़ा उपक्रम हुआ इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने जब 86 में मानहानि का कानून लाने की कोशिश की थी कि कोई अगर प्रेस में उनके खिलाफ लिखेगा तो मानहानि होगा। तो ये एक लीगेसी आपको नजर आएगी, एक सिल्वर लाइनिंग है, इसको गोल्डन लाइनिंग कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह सकते हैं आप। जवाहरलाल नेहरू ने बाधित करने की कोशिश की, इंदिरा जी ने बाधित करने की कोशिश की, राजीव जी ने बाधित करने की कोशिश की, और जब ये तीनों लोग बाधित कर रहे थे तो हमारे मनमोहन सिंह भी एकदम चार्ज थे। उन्होंने भी 1900 मेरे ख्याल से अपने 2008 में उन्होंने वो केबल एंड टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट 1986 या 81 कुछ है, उसको संशोधित करने का प्रस्ताव पेश कर दिया था, जिसमें ये था कि कोई भी इलाके का जो तहसीलदार होगा वो किसी टीवी स्टूडियो में जाके लाइव प्रसारण बंद करा सकता है कि आप गलत न्यूज दिखा रहे हैं, आप प्रसारण बंद कर दो। लेकिन इस देश की जनता ने इस चारों चीज को, नेहरू जी ने चूंकि अब संविधान का संशोधन कर दिया था तो वो पारित हो गया, बाद के तीनों को जनता ने बता दिया कि यहाँ लोकतंत्र सुरक्षित है और लोकतंत्र इस देश में बहुत मजबूत है और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लोकतंत्र हमारे संस्कार में शामिल हो गया है। इसलिए ओम निश्चल जी को निश्चिंत रहने कहिए कि इस देश की सड़कों पे खून नहीं बहेगा। कॉमरेड चाहे जितने भी एसी कमरों में बैठ के जवाब बहस लड़ा लें, हम और आप तो खैर संवाद कर रहे हैं। लेकिन अनंत भाई जो तटस्थ हैं उनका भी तो वक्त तय करेगा ना, जो हमारे बड़े कवि कह गए हैं कि वक्त उनका भी आकलन करेगा। सर, इस कविता की आखिरी पंक्ति भी देखनी पड़ेगी और शुरुआती पंक्ति भी देखनी पड़ेगी। एक लाइन से दिनकर को समझना बहुत मुश्किल है। दिनकर को समझना मुश्किल है। अच्छा, है ना, उसके मतलब कुछ लोग इसको कह देते हैं, लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर लिखी गई कविता है। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू के संकट के समय लिखी गई कविता है। गांधी का रुधिर पी जवाहर पर फुंकार रहे, ये भी एक पंक्ति है उसमें आती है, बिल्कुल आती है। तो इसीलिए हम लोग तो वैसे वाले तटस्थ होने वाले नहीं है। अच्छा आनंद भाई, जो नए लिखने वाले हैं, जो सहाफी हैं, जो पत्रकार हैं, क्योंकि देखिए आपका एक बहुत ही नजरिया बिल्कुल साफ रहा है, शफाफ रहा है। एक दरिया जो है ना, जिस दरिया में रवानी होती है वो हमेशा एक बहुत ही शफाफ होता है, क्लीन उसकी। तो आपका जो नजरिया है, जैसे भी आप किसी भी सब्जेक्ट को देखते हैं, किसी पॉइंट को देखते हैं, बहुत जो आने वाले लोग हैं इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या पत्रकारिता के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, अगर वो किसी पहलू को देखें या किसी पर अब वो पत्रकार होने का कोशिश कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनको किन किन पहलुओं पर सबसे वो नजर डालनी होगी, वो क्या बिंदु होंगे? दाढ़ी जरूर सफेद हो गई है, लेकिन इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं कि मैं अभी किसी को राय देने के काबिल बन सकूं। लेकिन फिर भी जी फिर भी मैं अपने अपने साथियों से कहना चाहूंगा जो अभी पत्रकारिता शुरू कर रहे हैं कि भैया पढ़ो बहुत। बुनियादी पढ़ने का विकल्प नहीं है। ज्ञान बहुत सीमित है और अज्ञान असीमित है। क्या अच्छी बात है। तो पढ़ो बहुत, और इस तरह से पढ़ो कि सेंस ऑफ हिस्ट्री आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी एक प्रसंग आए तो उसकी हिस्ट्री क्या हो ये आपके जेहन में होना चाहिए, और गूगल पर निर्भरता जितनी कम से कम कर सको वो आपके लिए फायदेमंद होगा। बस इतना ही कहूंगा सर, पढ़ो
और प्रेमचंद की एक बात याद रखो, बिगाड़ की डर से ईमान की बात कहना मत छोड़ना। वाह, क्या बात है। बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहना मत छोड़ना, ये वाह प्रेमचंद कह के गए थे। वाह। और नामवर सिंह, मैं प्रगतिशीलों की ये उदाहरण दे रहा हूँ, नामवर सिंह ने कहा था कि जिस तरह से हिंदुओं का वेद में सब कुछ है, उसी तरह से हिंदी का प्रेमचंद में सब कुछ है। क्या अच्छी बात है, वाह। तो ये सब चीजें अगर हमारे पास, अब कोई कोई कुछ भी उठा के किसी को कह दे, तो आपके पास तर्क होने चाहिए, आपकी स्मरण शक्ति होनी चाहिए। और स्मरण शक्ति तभी विकसित होती है जब आप पढ़ते हो। लगातार पढ़िए मेरे छोटे भाइयों, सबसे अपील करता हूं कि पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, वाह। खूब फिल्में देखिए। और कोई कहता है ना कि मैं तो टेलीविजन की 15 साल 12 साल नौकरी की, 12-14 साल नौकरी की, लोग कहते थे कि पढ़ने का समय कब मिलता है। खूब मिलता है पढ़ने का समय। ये जो कोई कहते हैं ना कि मैं बहुत व्यस्त हूं और मुझे पढ़ने का और फिल्में देखने का समय नहीं मिलता, ये बेकार की बातें हैं। समय तो निकालना पड़ता है आपको, सही। और खूब मिलता है समय सर। आप, मैं तो कल रात को 3 बजे तक तो मैं रसभरी देखता रहा, सही है। और आज कॉलम लिख दिया। कॉलम लिख दिया, हाँ। तो सही। जब आप अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे तो समय निकाल लेंगे। और मुझे लगता है कि मैंने आपका 9 मिनट अधिक ले लिया है। नहीं अब नहीं। आपके बड़ा मजा आया आनंद भाई, और फिर इंशाल्लाह फिर आगे भी मुलाकातें जो है इस पर बात होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, नाजरीन जो लोग देख रहे हैं, आप अपने जहन से आप तय कर सकते हैं कि ये खेमा है, ये वो खेमा है। लेकिन अनंत विजय जिस बात पर, जिस सब्जेक्ट पर बात रखते हैं, जिस मौजू पर बात रखते हैं, वो खेमा सिर्फ अनंत विजय का अपना होता है। वो आंतरिक गहन होता है, इसीलिए वो एकदम साफ और शफाफ, एकदम शफीक नजर आते हैं। उनको देखने का उनका नजरिया अलग होता है, वो चाहे फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे राजनीति को देखने का मामला हो। और इसी वजह से उनकी बातों को न सिर्फ बहुत गहनता से देखा या समझा जाता है, बल्कि उस पर विचार किया जाता है। वो कोई भी हुकूमत रही हो, कोई भी वो रहा हो, वो बिल्कुल ये मादा रखते हैं कि जो है सच्चाई से बात रखें और सच्चाई से बात सुनी जाए। ये आप पर है कि आप उनको कैसे रखते हैं। और क्योंकि और एक बात आनंद भाई में और नजर आती है कि अगर आपके साथ वो खड़े होते हैं तो वो सच और झूठ को दिखाने का मादा रखते हैं। वो आपके सामने भी कह देंगे, और अगर आपके साथ आप सही हैं तो बिल्कुल आपके साथ वो बिल्कुल जम करके और तटस्थ होकर के खड़े रहते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है उनके अंदर। आनंद भाई, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और हम फिर से जो है कभी किसी वक्त आपसे मुलाकात जरूर इस पर करेंगे। जरा ये खुल जाए तो एक ऑन ग्राउंड जब जश्न अदब शुरू किया जाए, साहित्य उत्सव, तो उस पर भी बात की जाए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं आनंद भाई की ऑडियंस कैप लगा करके इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पे ऑडियंस कैप, जाहिर है कि 300-400 लोगों को कैटर किया जाए, लेकिन ऑडियंस कैप लगा करके हम उसको जो है कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही कुछ गाइडलाइंस जारी हो तो कम से कम शुरू तो हो, जिससे ये हमारे जो छोटे आर्टिस्ट हैं, साजिंदे हैं, ये लोग हैं, इनको कुछ मदद की बिल्कुल, जाए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उनके लिए। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 1 घंटे 40 मिनट झेला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तो और दिल से बर्दाश्त आभार। किया, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। बहुत तो धन्यवाद। और ओम निश्चल जी को भी धन्यवाद कह दीजिएगा मेरी तरफ से। हाँ, ओम निश्चल जी देख रहे हैं। वो दरअसल क्या और हुआ, तमाम तमाम उन सारे लोगों का भी धन्यवाद जो हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े रहे। मैं उन सब का भी हृदय से शुक्रगुजार हूं। और जश्न अदब की तरफ से छूट लेते हुए आपकी तरफ से और अपनी तरफ से उनको दिल से और हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बहुत शुक्रिया आनंद भाई, बड़ी बड़ी नवाजी, ख्याल रखिएगा। नमस्कार जी। तो दोस्तों, ये थे जनाब अनंत विजय, जिनसे आप बातचीत कर रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे और कोशिश की कि उनकी राय जानी जाए। और बहुत बेबाक शख्स हैं, बहुत सच्चे आदमी हैं, इसलिए बहुत बेबाक राय रखते हैं। तो अनंत विजय साहब ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट पर मुख्तलिफ उस पर अपनी बात रखी, और हमने भी कोशिश की कि कुछ उनसे जाना जाए कि उनके उनके वो क्या सोचते हैं फिल्मों के बारे में, नेपोटिज्म के बारे में भी हमने उनसे बात की। जो वेब सीरीज है इस पर भी बात की, और कुछ राजनीतिक बातें भी हुई, और उनकी जो किताब आई है मार्क्सवाद का अर्ध सत्य, उस पर भी हमने बात की। कुल मिलाकर लब्बे लुबाब ये निकला कि बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है। आप इसको जाकर के जब देखेंगे तो बहुत सारी सच्चाई से आप वाकिफ होंगे, बहुत सारे पहलू आप पर खुलेंगे, बहुत सारे राज आप पर फाश होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस गुफ्तगू को ज़रूर देखिए, और आप लोग अपना ख्याल रखिए और जश्न अदब को सब्सक्राइब कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं कुंवर रंजीत चौहान
आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी न किसी अजीम शख्सियत के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।